गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ है मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। गुड मॉर्निंग। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहते हैं वेलकम। हंसते मुस्कुराते एनर्जी के साथ पॉजिटिविटी के साथ दिन का आगाज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और जो ये नहीं करते वो यकीनी तौर पे थोड़ा थोड़ा नुकसान, कभी कभी ज़्यादा नुकसान उठा लेते हैं। बट द क्वेश्चन इज कि आप एक अच्छे दिन का आगाज कैसे करें। दैट्स द क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस। अपनी कंफर्ट टी के साथ। कंफर्ट कुछ टी लोगों के को साथ ग्रीन टी पसंद है, कुछ लोगों को ऑलिव टी पसंद है, कुछ लोगों को प्रॉपर टी पसंद है, ब्लैक टी। कुछ लोगों इशारा को ऐसे कि जैसे मैं पता नहीं ब्लैक टी ही पीता हूँ। कुछ लोगों को दूध पत्ती। हाँ, कुछ लोगों को दूध पत्ती पसंद है, कुछ लोगों को कॉफी पसंद है, कुछ लोगों को कॉफी पसंद है। एक मिनट रुक जाओ ना, कुछ लोगों को लस्सी भी पसंद है। सुबह सुबह हाँ, नाश्ते में लस्सी पीते हैं लोग। लेकिन मैं इतनी सुबह की बात करती हूँ, 7-7:30 बजे, 7:30 बजे जहाँ लस्सी पसंद की जाती है वहाँ भी सुबह इतनी जल्दी 7:30 बजे लस्सी पी लेते हैं। उससे भी पहले शायद। चलें भाई, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आपने अपने स्टमक को स्पेशली इतना आदी किया है, अपनी बॉडी को इतना आदी किया है। मेरा ख्याल है सबीन चाय से बहुत बेहतर है लस्सी। कैसे? आई मीन लस्सी चाय तो आई हेट चाय। मैंने तो चाय कभी पी नहीं है। चाय लवर्स मुझे भी हेट कर सकते हैं। सुबह कैफीन से तो बेहतर है ना कि आप लस्सी पिए। देखिए, चाहे दूध की लस्सी है, चाहे दही की लस्सी है, इन एनी केस प्रोबायोटिक्स हैं, तो आपके लिए वैसे भी गट हेल्थ के लिए लस्सी बहुत बेहतर होती है। जो ये कहते हैं कि लस्सी पीने से नींद आती है, तो सुबह सुबह तो एम ही लगे हुए होते हैं। जिनको नहीं आनी होती उनको वैसे भी नहीं आती नींद। अच्छा, और जिनको आनी होती है उनको वैसे भी आ जाती है। काली चाय और काली कॉफी के साथ भी आ जाती है, उनको आ जाती है, बल्कि उसी के साथ ही आती है, अदरवाइज वो सो नहीं पाते हैं। मैंने बड़े लोग ऐसे देखे हैं जो कि मतलब सिर्फ लिटरली उनको नींद नहीं आती जब तक वो चाय ना पिए। बिल्कुल ऐसे होता है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि नींद भगाने के लिए चाय पी रहे हैं। तो मुझे लगता है वो ये सारा कुछ आपके दिमाग में एक्चुअली दैट्स वेरी ट्रू। दिमाग में होता है कि आपने अपने आप को किस तरह से किस चीज का आदी कर दिया, और आप दिमाग को किस तरीके से लेके, तो जो सुबह का आगाज जो आप कह रहे हैं किस तरह से किया जाए, दिमाग के इस्तेमाल के साथ किया जाए, वो तो पूरा दिन करना चाहिए वैसे, ज्यादा जरूरी हो जाता है। लेकिन वो सुबह थोड़ा सा ज्यादा जोर डाल दें तो एक अच्छी बात होती है। दिमाग को पूरी रात रेस्ट मिला हुआ होता है ना, तो फिर सुबह उठ के थोड़ा सा उसको इस्तेमाल करना बहुत जरूरी, उसकी ट्यूनिंग करनी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अदरवाइज जो है ना, मतलब दिमाग पूरा दिन चलना थोड़ा सा बंद हो जाता है। दिन की शुरुआत अच्छी होती है तो पूरा दिन आपका बहुत अच्छा गुजरता है। बट समटाइम्स ये होता है सबीन कि आप सुबह उठते हैं तब भी आपको लगता है कि आप थके थके से हैं, आपको लगता है कि आपकी नींद उस तरह से नहीं हुई जिस तरह से होनी चाहिए थी, या समटाइम्स ये भी लगता है कि आपका दिमाग थका हुआ है। मे बी आप ओवर थिंक कर रहे थे, मे बी आप रात सोते हुए कोई बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, और समटाइम्स ये भी होता है कि कोई स्ट्रेस ऐसा होता है, कोई टेंशन ऐसी होती है कि आप सो भी जाते हैं लेकिन आपके ख्वाब में भी वही चीज़ें बस सम हाउ आ रही होती हैं बार बार, आप उसी में खो जाते हैं, और सुबह जब उठते हैं तो आप कहते हैं नींद सही तरीके से पूरी नहीं हुई है, उस तरह से फ्रेशनेस नहीं है जैसे फ्रेशनेस होनी चाहिए। तो फिर आपको क्या करना चाहिए? वो चाय लस्सी वाली बात अपनी जगह, गो फॉर अ वॉक, ये बहुत ज़रूरी है। आज हमारा टॉपिक वैसे वॉक था, हाइक था, लेकिन वो स्टार्ट हो गया चाय कॉफ़ी लस्सी पे। So बुनियादी सी बात है कि if you want to make yourself happy, yeah, we go with the flow, and we should go with the flow, and everyone should go with the flow. ये flow में जरा ट्रैक पे भी चले ना, किसी हाइकिंग ट्रैक पे जाएं, ट्रेल पे जाएं, तो आप जरा एंजॉय भी करते हैं। क्योंकि आज मैं सुबह पढ़ रहा था सबीन, ठीक है, एक तो फिजिकल हेल्थ पे जरा हम बहुत बात कर भी रहते हैं कि हाइकिंग का, अदरवाइज वॉक करने का बहुत फायदा हो रहा होता है, एक्सरसाइज आपकी हो जाती है, लेकिन आप कितना स्ट्रेस को भगाते हैं नेचर के साथ जब आप कनेक्ट होते हैं। बड़ा प्यारा सा जुमला था, माउंटेन्स डोंट जज, दे जस्ट हील। तो मैंने सोचा कि आज पे बात भी करते हैं, और किसी भी ट्रेल पे अगर आप जाएं तो आप एंजॉय करते हैं। बल्कि आज आप यूं करें, इस्लामाबाद वालों से सबीना में सवाल करते हैं कि इस्लामाबाद में रहने वालों के लिए, या फॉर दैट मैटर जो भी इस्लामाबाद आते हैं, इस्लामाबाद में चूंकि सीरीज ऑफ ट्रेल्स है मागला हिल्स में, आपकी फेवरेट ट्रेल कौन सी है? इज इट ट्रेल 1, ट्रेल 2, 3, 4, 5? 4 तो ठीक है, 6 इज क्लोज, राइट? सो ट्रेल 5, तो कौन सी, बल्कि 7 भी है, और भी है शायद, हम 7 तक का मुझे पता है, नहीं है इससे ज्यादा जो ट्रैक हम लोगों के लिए बने हुए हैं, जिन पे हम जा सकते हैं। हमारे लिए बने सारे ट्रैक कौन से वहाँ पे टाइगर्स के लिए बने हुए? 7 तक मेन जो है लोग जाते हैं, जो सेफ और उस लिहाज से समझा जाता है, जहाँ पे आप ज्यादातर लोग तो सभी जाते हैं कि 5 पे जाते हैं, ज्यादातर रश तो 5 पे लोग बहुत 6 पे जाते थे, अब आप बता रहे हैं, मुझे नहीं तो पता था, तो काफी टाइम से बंद है ना। अच्छा ओके, जो ट्रेल 5 है उस पे जा रहे हैं वो लोग बहुत ज्यादा, ट्रेल 3 पे लोग बहुत ज्यादा जा रहे होते हैं, जो लोग पसंद कर रहे हैं। तो चलें, इस्लामाबाद वाले हमें ये जरूर बताएं, बट एट द सेम टाइम बाकी इलाकों के जितने भी लोग हैं, बाकी शहरों के, बाकी इलाकों के जितने लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं, आप हमें बताएं आपकी इर्द गिर्द कौन सी ऐसी आप लोगों की फेवरेट जगह है जहाँ पर आपको हीलिंग के प्रोसेस से आप लोग गुजरते हैं।
जो जगह आपको हील करती है। सो आप लोगों ने ज़रूर हमें उस जगह का नाम बताना बल्कि है। आज मैसेज करें, हम शेयर करते हैं एट द एंड ऑफ द शो, अपने शहर हाँ। का नाम लिखकर मैसेज कीजिए कि Absolutely. कौन सा ऐसा ट्रेल है, कौन सा ऐसा रास्ता है, कौन सा ऐसा मंजर है, कौन सा ऐसा स्पॉट है जो कि आपको हील करता है, जहां पर आप जाते हैं, कुछ देर को बैठते हैं, नेचर से कनेक्ट करते हैं और बड़ा फ्रेश होके आप रिफ्रेश और होके कुछ लोग वापस ऐसे आते हैं। होते हैं जो कि ट्रेल पे जाते हैं और ट्रेल पे जाकर दोस्त को कहते हैं तुम जरा चक्कर लगा के आओ, मैं जरा यहाँ बैठा हूँ, और जब दोस्त वापस आते हैं और वो देखते हैं तो साहब सोए पड़े हुए होते हैं। तो कुछ ऐसे लोग भी होते हैं। इनके एक दोस्त ने ये कहानी हमें सुनाई है कि इन्होंने ऐसे किया है। अच्छा, आई एंजॉयड दैट एक्चुअली। ये ट्रेल 2 पे हुआ था, तो मैं बल्कि आप सबको कहता हूँ कि डू विजिट ट्रेल 2, इट्स ब्यूटीफुल, जाके इट्स सो जाएं। अमेजिंग। नहीं, वो आपकी चॉइस है ना, वो आपकी चॉइस है, पर विजिट जरूर करें, मैं तो ये कह रहा था। इट्स अच्छा, क्योंकि सबीन धूप नहीं है उस तरह से, बहुत ज़्यादा दरख्तों की छाँव में वो ट्रेल है, और प्लस ये कि बहुत ज़्यादा स्टीप भी नहीं है, तो आप थकते भी नहीं है। मेरी तरह के जो लोग हैं मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि एज अब ऐसे हो रहे हैं कि थक जाता है ना इंसान। बताएं फायर जस्ट ट्रेल पे। नंबर आपने नहीं, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि इतनी यंग एज में बंदा थक जाता है। देखो 22-23 साल का लड़का होकर मैं थक रहा हूँ, तो मतलब मैं कहना सही ये बात चाह है, रहा वरना मैं कहने हूँ कि लगी बहुत थी, जल्दी आप थक जाते हैं। आपने फैसल रहमान साहब की स्टेटमेंट्स नहीं सुनी, और वो मैं तो हैरान उस बात पे होगी कि मतलब वो उन्होंने अपने आप को हैरान नहीं, किया, बड़ी बट वो अच्छी तो बात की कि अपने आप को मजाक fit कर रहे रखा थे हुआ ना। है। कायद आज़म वाली बात मजाक नहीं की मजाक उन्होंने थी अभी सबीन। तक। नहीं की शुएब। सबीन, ही इज 58 years old. आई डोंट नो, बट Yes. वो बड़ी उन्होंने कंफ्यूजन क्रिएट की नहीं, एक्चुअली हुआ ये, देखिए एक शो में वो गए, सीरियस शुएब। नहीं सो हुआ ये कि देखो एक शो में वो गए, वहां पे चूंकि बात ऐसी हुई तो उन्होंने कहा कि इतना दफा ये पूछ लेते हैं, तो उन्होंने थोड़ा सा ना उसको सरकास्टिक वे में बताया कि हाँ मैं तो मिला मैं उनसे। और जब फिर एक और शो में गए, उस शो का हवाला दिया गया, तो उन्होंने फिर उसको एक्सेजरेट कर दिया। फिर वो जो एक और साहब उस शो में थे, उन्होंने कहा, इतनी लंबी तो मैंने भी आज तक नहीं फेंकी, तो सब हंसना शुरू हो गए। तो वो तो उन्होंने शुगल में कहा था कि लोग उन्हें कहते हैं हाँ लोगों को एट द confuse एज क्यों ऑफ 58 भी ही इज वेरी फिट। ही इज फिट, बट No doubt. वो बात कर रही हूँ कि चलें, लेकिन उनका आखिरी जुमला बड़ा इंपॉर्टेंट था। मजाक अपनी जगह, मतलब सारी चीज अपनी जगह होती है, मतलब कुछ चीजें नजर आ रही होती हैं कि आप बड़े सीरियस वे में कन्वे कर रहे होते हैं, तो वो ऑब्वियसली नहीं, आप आपको उनकी control बातों को किया जा सीरियस रहा ना था। लीजिएगा सबीन, क्योंकि उनका जो आखिरी जुमला था ना, वो स्पेशली मैं गैर किसी- शादीशुदा लोगों के लिए बहुत जरूरी है, क्या? क्योंकि उन्होंने कहा शादी ना करें, अब यंग रहेंगे। उन्होंने जी, शादी नहीं की हुई, उन्होंने नहीं, खुद नहीं की हुई। अच्छा, इसलिए ही स्टिल आई थिंक सो, या उन्होंने तो यही कहा है। अच्छा, उन्होंने ये कहा है, तो ही स्टिल यंग। बट दैट डजंट मीन कि आप डजंट इसको मेक फॉलो एनी करें। सेंस बाय द वे। मे बी नॉट, इसको ओपन एंडेड छोड़ देते हैं। एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए हमारे साथ, वरना मैं और सबीन तो इसी तरह से बातें करते चले जाएंगे। लेकिन आपको याद है आपका टास्क बताना है आपने आपके इलाके का सबसे फेवरेट स्पॉट या ट्रैक या कोई ऐसा रास्ता जहां पर आप जाते हैं और कुछ देख लिए खो से जाते हैं। स्पेलिंग अपना ठीक नाम, लिखना है, फिर हमें नहीं कहना कि हमारी उस जगह का नाम गलत बोला। बहुत आप लोग फिर माइंड कर जाते हैं, लेकिन अच्छे इंग्लिश में स्पेलिंग लिख के भेज दें। अगर उर्दू में से रोमन नहीं, अगर अंग्रेजी में ठीक नहीं आ रहा तो उर्दू में लिख के भेज दें। मतलब जहाँ जिस जुबान में आपको लगता है ना कि अच्छा, आप अच्छा खुला खुला सही लिख सकते हैं, तो वो सही से लिख के बिल्कुल लिख के भेजें। हम कुछ देर में आपके जो मैसेज हैं वो शेयर करेंगे। एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, वापस आते रहिए हमारे साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। और गर्मियों की छुट्टियां शुरू होने वाली हैं, होने वाली है, कुछ जगह पे कल से हो जाएंगी, कुछ जगह पे ईद के साथ डिपेंड्स होंगी। ना गर्मी की इंटेंसिटी एंड देन अपनी अपने सूबों की इलाकों के हुकूमतों ने हिसाब जिस भी तरीके से अनाउंस किया है। सो अब पेरेंट्स का सबसे बड़ा कंसर्न बच्चों को किस तरह से बच्चों से जान छुड़ाई जाए। नहीं, ये कोई कंसर्न नहीं है जान छुड़ाई जाए। नो। अरे सर पे सवार होते हैं पेरेंट्स, बच्चे पेरेंट्स के लिटरली मैंने देखा है कि नाक में दम किया हुआ होता है, पीछे पीछे घूम रहे होते हैं, ना खाना खा रहे होते हैं, ना कोई रूटीन होती है, फ़ोन इस्तेमाल कर रहे होते हैं, टीवी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और जब पेरेंट्स कुछ कह रहे होते हैं तो बच्चे चिड़चिड़े हो रहे होते हैं। और कोशिश उनकी ये होती है अच्छा कि पेरेंट्स की अच्छा किसी तरह से बच्चों को भेजें बाहर, बच्चे खेलें, फिजिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हों, लेकिन स्टिल बहुत सारे कंसर्न्स उस टाइम भी सामने आ जाते हैं। सो लिटरली नाक में दम किया होता है बच्चों ने। कसूर बच्चों का नहीं है, कसूर पेरेंट्स का है। जो रूटीन पेरेंट्स की होगी बच्चे वही फॉलो करेंगे। पेरेंट्स बाहर नहीं जा रहे, बच्चे बाहर नहीं जाएंगे। पेरेंट्स फ़ोन यूज़ करेंगे, बच्चे भी फ़ोन यूज़ करेंगे। पेरेंट्स अगर बस इसी तरह सोफे पे बैठे रहेंगे तो बच्चे भी ऐसे ही बैठे रहेंगे। सो इट टोटली डिपेंड्स कि आपके घर का माहौल क्या है, आपकी अपनी रूटीन क्या है, आपके खाने पीने की रूटीन क्या है। अगर आप खाने पीने की रूटीन में गड़बड़ कर रहे हैं तो बच्चा तो गड़बड़ करेगा। तो चलें आज जरा ये डिस्कस करते हैं कि गर्मियों की छुट्टियों में बच्चों को प्रोडक्टिव किस तरह से बनाया जाए। बल्कि कैसे छोड़े उनकी इससे पहले routine मुझे होनी बताएं कि चाहिए। आप आपकी गर्मियों की छुट्टियां कैसी होती थी?
मेरे घर में भी छोटे कैसे होते थे, सोशल मीडिया का दौर नहीं था, ठीक है, Okay. तो ये एक बड़ी अच्छी बात थी हम लोगों के लिए, बिकॉज वो बटनों वाला कोई फ़ोन होता था, उस पर किसी सहेली की कॉल आ जाती थी या करनी होती थी तो पहले अब्बा से फ़ोन मांगना पड़ता था, उनसे परमिशन लेनी होती थी, उसके बाद फ़ोन अक्सर इस्तेमाल नहीं करना आ रहा होता था तो वो अब्बा बताते थे कि ऐसे इससे हो गया, अक्सर तो है कि फ़लानी दोस्त से बात करा दें तो वो नंबर मिला के देते थे, तो कुछ देर की बात होती थी क्योंकि पैकेजेस भी उस टाइम पे नहीं होते थे, तो आप जितने आप बैलेंस डलवा रहे होते थे उतना ही आपका बैलेंस जो है वो यूटिलाइज हो रहा होता था, या लैंडलाइन से आप कॉल कर रहे होते थे। सो ये एक बड़ा अच्छा दौर था कि हम अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट भी होते थे, हम उनके साथ कनेक्ट कर रहे होते थे, हम बात कर रहे होते थे, उन्हें हमारे दोस्तों का पता होता था, हमारी रूटीन का, उस तरह से ये एक बड़ी अच्छी चीज़ थी कि आप किसी गलत कंपनी में नहीं जा रहे, पेरेंट्स को एक चेक एंड बैलेंस था, उनको पता होता था कि अच्छा हमारा बच्चा है, हमारी बच्ची किससे बात करी है, सो वो एक बड़ी एक अच्छी घर के अंदर एक सर्विलेंस ना मतलब बड़ी अच्छी हो जाती थी, जो बहुत ज़रूरी भी है। एग्जैक्टली। और फिर हम इंतजार कर रहे होते थे कि हमने दाद का जाना है या नान का जाना है। हाँ, डिपेंड करता है कौन दूर रहता है ना, जो नहीं, दूर रहता है डिपेंड करता पूरा है घर में कौन जीतता है अब्बा जीते कि अम्मा जीती है। ओके, यानी आप नानी के घर ही जाती थी। समझ लें आप। नहीं मैं दोनों तरफ जाती थी, हमने थोड़ा सा वो रख दिया था ना, छुट्टियों को डिवाइड कर लिया। हाँ, मोस्टली वैसे नानी के घर से जाते हैं कि ज़ाहिर है अगर आप रह ही रहे हैं दादा के साथ, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम है, तो ऑब्वियसली फिर आप नानी के घर ही जा रहे हो। हाँ, लेकिन आपकी फैमिली अगर गांव में सेटल है तो ऑब्वियसली फिर आपको ज्यादा जाना फिर आप बैलेंस पड़ता करते था, दोनों जगह जाते हैं। तो दोनों तरफ से आपको ना बैलेंस करना पड़ रहा होता था कि इधर जाना है उधर जाना है। एनीहाउ डिस्कशन बड़ी लंबी होगी, बट पॉइंट यही है सारा कि नॉस्टैल्जिया, और फिर ये वाली चीज़ होती है कि हम याद करते हैं कि हम कितने प्रोडक्टिव होते थे उस टाइम पे। मैं लाजमी कहूँगी हम प्रोडक्टिव होते थे। हम क्यों होते थे? क्योंकि वो दूसरा वाला कंप्यूटर होता था, उस कंप्यूटर पे कुछ चीज़ें सीखनी होती थी, फिर कुछ स्कॉलरशिप से अप्लाई करना होता था, उसके अलावा जो है बहुत सारी एक होता था कि फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ अच्छी खासी हो जाती थी। सो वो दौर जो था वो एक बड़ा अच्छा दौर, आज का दौर भी अच्छा है, लेकिन आजकल मसला सिर्फ ये हो गया है कि मिसयूज़ बहुत ज़्यादा किया जा रहा है, टेक्नोलॉजी को मिसयूज़ किया जा रहा है। लेकिन देखें, इसी टेक्नोलॉजी को अगर उसका प्रोडक्टिव इस्तेमाल किया जाए तो सोचें कि आज का बच्चा जो हमारी आज की यूथ है वो कहाँ पहुँच सकती है। लेट्स रेज दिस क्वेश्चन कि आज के जो बच्चा है, जो ग्रोइंग एज में है, स्कूल में, कॉलेज में, वो क्या सोचता है, वो क्या करना चाहता है, रूटीन क्या होनी चाहिए। तो हमें ज्वाइन कर चुके हैं मोहम्मद हसनैन, इज ए स्पीकर, हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, क्या हाल है हसनैन? अल्हम्दुलिल्लाह। वाह, क्या बात है। आज हसनैन सोए लग रहे हैं। थोड़ा सा, क्योंकि जिस तरह आप सबको पता है इट्स क्वाइट अर्ली इन द मॉर्निंग और मेरे थोड़े से प्लान्स थे कल, सो अनफॉर्चुनेटली लेट तक मैं सो नहीं पाया। ओके, इसलिए आज जरा नींद वाला मामला है। तो हसनैन, वैसे बताओ गर्मी की छुट्टियों में क्या करते रहे हो अब तक, जितनी गर्मी की छुट्टियां याद हैं आपको? जी, बेसिकली अभी तक जितनी भी गर्मी की छुट्टियां गुजरी हैं तो वो तो नॉर्मल ही मेरे लिए गुजरी हैं, क्योंकि आम स्कूल था। ये जो स्कूलिंग सिस्टम है जो मैं अभी कर रहा हूँ, ऑनलाइन स्कूलिंग, वो नहीं था इससे पहले। तो वो बस आप कह सकते हैं कि एक नॉर्मल सा था, फैमिली के साथ बाहर घूमने जाना, ठीक है। लगभग हर हफ्ते इतवार हम लोग कहीं दूर चले जाते थे, या लॉन्ग ड्राइव्स होती थी, या ये सब कुछ होता था। फिज़िकल एक्टिविटीज़ काफ़ी ज़्यादा होती थी और भी काफ़ी कुछ। और मेरे जो रिकॉर्डिंग्स होती थी और जो अपनी क्लासेस और जो भी चीज़ें मैं रिकॉर्ड करता हूँ वो मैं और भी ज़्यादा काम करने लग जाता था। आपको टाइम ज़्यादा मिल जाता, टाइम मुझे ज़्यादा मिल जाता था, तो मैं अपनी कंटेंट क्रिएशन पर काफ़ी ज़्यादा फोकस करता था। तो मैं उसे एज अ मेन और या फुल टाइम जॉब के तौर पर। यानी पूरे साल में जो ये वक्त होता है छुट्टियों का, इसको आपने परफेक्टली यूटिलाइज किया अपने स्किल सेट को बेहतर करने के लिए? जी जी। बेसिकली अगर कहा जाए तो इसके अंदर दो फिर हमारे पास सिचुएशंस आ सकती हैं। एक तो हमारे पास जो नॉर्मल सिचुएशन है, जो कि मेरे पास कुछ ईयर्स अगो की सिचुएशन थी, क्योंकि इट वाज नॉट अ टाइम दैट आई वाज इंटरेस्टेड इन लर्निंग एनीथिंग। बट फिर वक्त गुजरता है और फिर वो एहसास होता है कि क्या मुझे कुछ सीखना चाहिए, क्या मैं अपनी वेकेशंस को किस तरह यूटिलाइज करूं। और आफ्टरवर्ड्स मैंने अपनी वेकेशंस जितनी भी गुजरी हैं, आई प्लान कि अगर मुझे वेकेशन मिलेगी इस दफ़ा, सो आई विल यूटिलाइज इट इवन फर्दर, कि मैं अपनी कंटेंट क्रिएशन और स्किल लर्निंग के ऊपर फोकस करूं। और अगर उसके बारे में बात की जाए वेकेशंस की, तो स्केड्यूल सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है मेरी नज़र के अंदर, क्योंकि जिस इंसान का स्केड्यूल होता है, जिस इंसान का रूटीन होता है, वो इंसान डिसिप्लिन रहता है, ना सिर्फ और सिर्फ अपनी ज़िंदगी में, बल्कि अपनी वेकेशंस, अपनी सैटरडे संडे, उन सारे दिनों से।
सो वो जो एक रूटीन है, वो जो एक डिटर्मिनेशन है, जो कि बंदे की जो डेली सुबह उठना फिर काम करना, ये जो सारा साल हम मेहनत करते हैं, जो वो एक रूटीन बना है, अगर वो डिस्टर्ब होता है तो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है ख़ुद को फिर दोबारा से वो मोटिवेट करना कि चलो हम लोग ये काम करते हैं, चलो हम वो काम करते हैं, क्योंकि वो बॉडी यूज्ड टू हो जाता है। और जितने भी लोग हैं जो कि ख़ुद भी सोए रहते हैं, बच्चे भी सारे सोए रहते हैं, तो मैं तो कहता हूँ कि वो लोग बहुत ज़्यादा गलत कर रहे हैं अपने साथ भी और अपने बच्चों के साथ भी। क्योंकि ये एक ऐसा मोमेंट है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को ये सिखाएं कि वो एक ना एक लैंग्वेज सीखें, वो साथ ही साथ डिजिटल स्किल्स जिस तरह के मार्केटिंग, जिस तरह के कोडिंग, जिस तरह के ग्राफिक डिज़ाइनिंग, इनमें से कोई ना कोई एक स्किल उन्हें सिखाया जाए। साथ ही साथ कम्युनिकेशन स्किल्स या कोई ना कोई इस तरह और स्किल्स, जिस तरह पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स हो गए, तो ये सारे स्किल्स इनमें से कुछ ना कुछ सिखाया जाए अपने बच्चों को, ताकि वो अपने जो समर वेकेशंस हैं उन्हें यूटिलाइज़ करें। अब ये भी एक अच्छा अल्टरनेटिव नहीं है कि आप उन्हें किसी समर कैंप में भेजें और वो वहाँ पर वो आप कह सकते हैं कि वो एक हार्श एनवायरनमेंट के अंदर टाइम गुजारे। सो दैट्स आल्सो नॉट द राइट समर कैंप्स भी तो इम्पोर्टेंट ही होते मैं हैं। यही समर कैंप्स भी इम्पोर्टेंट होते हैं, बट आई बिलीव कि ऑल्दो समर कैंप्स आर गुड, बट इट इज़ बेटर कि अगर आप बच्चे को खुद अपनी सुपरविजन के अंदर रख के उसे कुछ ना कुछ स्किल सिखाएं जो कि उसे फ्यूचर के अंदर ज़्यादा बेनिफिट। अच्छा, लेकिन हसन देखिए, हम एक ब्रॉडर ऑडियंस को कवर कर रहे हैं, हम उनसे मुतल्लिक भी हर इलाके के बच्चों को, उनके पेरेंट्स को हिटर कर रहे हैं, तो हर पेरेंट्स की तरबियत के पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बच्चों की तरबियत भी कर रहे हैं और उनके अंदर उनकी कैपेबिलिटी भी है। बट सारे पेरेंट्स पढ़े लिखे भी नहीं होते, उनकी खुद स्किल डेवलपमेंट नहीं होती, तो बच्चों की क्या वो स्किल डेवलप करवाएंगे। स्पेशली रूटीन इस तरह की पेरेंट्स की होती है, बाज़ों का हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग है, सो ऑब्वियसली सुबह जाकर शाम में आना, तो सुबह से शाम तक बच्चे के पास एक एक टाइम है, फ्री टाइम है, जिसमें वो टेक्नोलॉजी को मिसयूज़ कर रहा होता है। सो ऐसे में समर कैंप्स, डोंट यू थिंक कि बहुत अच्छा ऑप्शन है कि समर कैंप्स में बच्चों को डाल दिया जाए, जहाँ पर आपने चेक किया हो कि हाँ माहौल भी अच्छा है और बच्चे पूरा दिन कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, एंड देन जब ऑफिस से वापस आए या बच्चे वापस आए तो उनको फिर टाइम दें अपने लिहाज से। वेल, अगर मैं आपके साथ फ्रैंक हूँ यहाँ पर, सो यस, समर कैंप्स आर अ गुड ऑप्शन ऑफ कोर्स, बट मैं ये यकीन नहीं करता कि ज़्यादातर पेरेंट्स आजकल के दौर के अंदर टेक्नोलॉजी को नहीं समझेंगे, क्योंकि एक ऐसा दौर आ चुका है कि मेरे अपने जो कज़न्स हैं या जो मेरे अपने रिलेटिव्स हैं जिनके बच्चे ख़ुद गांव में रहते हैं, वहाँ पर इंटरनेट का कॉन्सेप्ट भी नहीं है। अगर आप उन्हें फ़ोन 2 सेकंड के लिए भी दे दें, उनको ये तरीका आता है कि कहाँ से यूट्यूब खोलना है, कहाँ से टिकटॉक खोलना है, किस तरह स्क्रॉल करना है। सो ये वो ज़माना नहीं रहा कि आप लोगों ने सीखना है कि किस तरह हम लोग टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे। ऑफ कोर्स पेरेंट्स को उस तरह नहीं आता। अब मेरी जो ग्रैंड मदर है उनको इस तरह से नहीं आता होगा, फिर मेरी मदर को उस तरह टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं आता जिस तरह के मुझे आता है। तो कंपैरेटिवली जितनी जनरेशन्स आगे बढ़ती हैं उतना ज़्यादा कम टेक्नोलॉजी का यूज़ होने आता है। बट बिकॉज आवर जनरेशन, जो मेरी जनरेशन है, वो बोर्न हुई थी टेक्नोलॉजी के ज़माने के अंदर, सो हमारे पास एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा एक वास्ट एक्सपीरियंस है टेक्नोलॉजी के रिलेटेड। और अगर फिर बात की जाए कैंप्स की, तो अगर पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है, अगर पेरेंट्स काम कर रहे हैं, सो ऑफ कोर्स दैट्स अ ग्रेट ऑप्शन। बट मुझे जितना यकीन है तो ज़्यादातर पेरेंट्स के खुद भी वेकेशंस होंगी, ज़्यादातर पेरेंट्स खुद भी फ्री होंगे, एंड लर्निंग इज़ नॉट समथिंग कि जो किसी की अपनी सीख से होगा या किसी पेरेंट को आता है तो वो बेटे को सिखाएगा। इट्स नॉट लाइक दैट, क्योंकि आजकल एक ऐसा ज़माना आ चुका है कि मुझे अगर एक स्किल सीखना है, फॉर एग्जांपल कोडिंग, तो प्रोफेशनली सीखना पड़ेगा। प्रोफेशनली नहीं, इट्स वेरी इजी, क्योंकि आजकल यूट्यूब का ज़माना है, आप सर्च कर सकते हैं। आप फॉर एग्जांपल फ्रीलांसर्स हैं, आप उनसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं अपने एक्सपीरियंस के रिलेटेड। किसी स्पेसिफिक एनवायरनमेंट में, किसी एकेडमी में, किसी उस्ताद के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। यू हैव द एक्सेस ऑफ यूट्यूब एंड ऑफ कोर्स बहुत सारे हम कोर्सेज देख रहे होते हैं। अच्छा, इसमें समर कैंप की बात हुई, शायद उसमें एक चीज़ ये भी है कि समर कैंप्स में पूरा दिन का समर कैंप नॉर्मली नहीं होता हमारे यहाँ, 2-3 घंटे का होता है। सो दैट इज़ समथिंग कि उसमें ज़रा बाकी दिन तो बच्चा पर घर पे है, उसमें क्या करें, चाहे पेरेंट्स वर्किंग है चाहे पेरेंट्स वर्किंग नहीं है, तो आपके पास एक लंबा टाइम है जिसको आपने यूटिलाइज़ करना है, जिसको आपने फिर ब्रेक डाउन करना है। अच्छा, इस वक्त मुझे ये करना है, इस वक्त मुझे ये करना है और इस वक्त मुझे ये करना है। जो बात आप करें इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन ज़रा स्किल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो डिजिटल स्किल्स की बात आप करें, वो कोर्सेज़ की बात करें। और ये बड़ी अच्छी बात है कि स्कूल्स में भी आजकल तो बहुत से स्कूल्स में, स्पेशली तो गवर्नमेंट लेवल पे भी माशाल्लाह हम ये देखते हैं कि बहुत से स्कूल्स में
बच्चों को कोडिंग की तरफ और टेक्नोलॉजी की तरफ और इन इमर्जिंग स्किल्स या इमर्जिंग टेक्नोलॉजी की तरफ लाया जाता है। मुझे ये बताएं कि अच्छा ऐसे में बच्चे अपने आप को सेफ कैसे रखें? मैं सोशल मीडिया के पर्सपेक्टिव से ये बात करूं, जाहिर है पेरेंट्स भी चाहते हैं कि अच्छा बच्चा सीखे, वो सीखने के लिए बैठा है फेसबुक यूट्यूब पे, लेकिन वो कहीं और निकल गया है। अब ऐसे में बच्चों को हमने इधर है थोड़ा सा, जैसा सबीन भी कहते हैं, हमें बड़ा उस पर चेक एंड बैलेंस रखना होता है, रखना होता है बच्चों को, ताकि Exactly. डिस्ट्रैक्ट ना हो जाए। एग्जैक्टली अगर बात की जाए तो इट्स क्वाइट सिंपल टू सी कि सॉरी कि आजकल इस तरह ज़माना है कि अगर आप 2 क्लिक्स करेंगे तो आपको हर चीज़ मिल सकती है। अगर वो एक अच्छी चीज़ है, फॉर एग्जांपल कोई ट्यूटोरियल, कुछ ना कुछ सीखने के लिए कुछ स्किल, और अगर वो फिर एक बुरी चीज़ है, जिस तरह की कोई मिलिशियस एक्टिविटी, जिस तरह की कोई नॉट सेफ फॉर वर्क एक्टिविटी, या कोई किस्म का वायरस, कोई किस्म का मालवेयर, या कोई किस्म का जो आप कह सकते हैं नॉन एथिकल काम है, जो भी चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें दे आर 2 क्लिक्स 1 क्लिक अवे फ्रॉम अस। तो इस ज़माने के अंदर सेफ रहने के लिए आई वुड एडवाइस कि पेरेंट्स कंट्रोल करें, पेरेंटल कंट्रोल रखें अपने बच्चों के ऊपर। बट आजकल एक ऐसा ज़माना आ चुका है दैट इट्स ऑल्सो वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि बच्चे खुद पेरेंट्स से ज़्यादा समझते हैं कि हाउ टू कंट्रोल व्हाट यू आर डूइंग, किस तरह पेरेंट्स मॉनिटर करते हैं, और किस तरह उनको वर्क अराउंड्स भी आते हैं कि किस तरह हम लोगों ने उस मॉनिटरिंग से आगे बढ़कर या उसको बाईपास करके कुछ ना कुछ करना है। और फिर जो बच्चे हैं जो कि कुछ ना कुछ सीखना चाहते हैं, सो टू नॉट गेट देम डाइवर्टेड, आई वुड सजेस्ट कि सबसे बेस्ट टूल है AI, क्योंकि आजकल के ज़माने के अंदर AI एक ऐसा टूल आ चुका है, ChatGPT, DeepSeek, जहाँ पर आपके लिए डिस्ट्रैक्शंस नहीं है, इस तरह कोई एड्स नहीं है, कोई क्लिक्स नहीं है कि आप दबाएं और आपको कोई फजूल स्क्रॉलिंग दे या आपको वो कोई फजूल सीखने की चीज़ के अलावा कुछ और दे दे। इस तरह कुछ कॉन्सेप्ट ही नहीं है, क्योंकि AI, ChatGPT, DeepSeek जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, वहाँ पर आपके लिए एक लर्निंग के लिए एक आसान कैपेबिलिटी है। और आजकल के ज़माने के अंदर सबसे जो रैंकिंग के अंदर या सबसे जो टॉप स्किल है वो है AI प्रॉम्प्टिंग, कि किस तरह आपने AI को प्रॉम्प्ट्स देने हैं, किस तरह आपने कौन सी कीवर्ड्स इस्तेमाल करने हैं, कौन से सेंटेंसेस, किस तरह स्ट्रक्चर्स इस्तेमाल करने हैं, हाउ विल यू कमांड AI कि वो आपके काम को जो परफेक्ट आप कह सकते हैं कि एक डिलीवरी है वो आपको दे सके। तो ये जो AI का यूज़ है ना सिर्फ और सिर्फ ये बच्चे को ये भी सिखाएगा कि किस तरह वो अपने स्किल्स है, फॉर एग्जांपल वो AI से पूछ सकता है कि मुझे आप एक गाइडलाइन दे दें कि एक गाइड दे दें कि किस तरह मैं इंग्लिश सीखूं, एक गाइड दे दें कि किस तरह मैं अपनी कम्युनिकेशन स्किल बेहतर करूं, कॉन्फिडेंस गेन करूं। तो वो ना सिर्फ और सिर्फ ये भी सिखाएगा उसको, बट उसी के साथ साथ बच्चा मुसलसल AI प्रॉम्प्टिंग भी सीख रहा है, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन स्किल है, जो कि हर बच्चे को बल्कि हर बड़े को भी सीखना चाहिए। क्योंकि जिस तरह के हम सब लोग देख रहे हैं कि AI हर एक चीज़ में इन्वॉल्व है, अगर वो पिक्चर्स हैं, अगर वो रिकॉर्डिंग्स हैं, अगर वो वीडियोस हैं, अगर वो फिर वॉइस है, अगर वो फिर रिटन है, जो भी है हर एक चीज़ में AI आजकल मौजूद है। जेनरेटिव हो गया, रिफाइनिंग के लिए हो गया, फिर रीजेनरेशन AI हो गई। तो ये सारी चीज़ें हमें हमारे आप कह सकते हैं इट्स इन आवर हैंड्स। तो अगर हम लोग इसे अच्छे तरीके से यूज़ करेंगे और अपने बच्चों को, अपने जो नौजवान हैं उनको अच्छा तरीका सिखाएंगे, सो वो अच्छे तरीके से यूज़ करेंगे। अगर हम उन्हें अच्छा तरीका नहीं सिखाएंगे तो कल को वही सिचुएशन होगा जो कि आज सोशल मीडिया का है, कि हर तरफ डिस्ट्रैक्शन होंगी। काम की जो चीज़ है, तो अगर आपको एक काम की वीडियो मिलेगी तो आपको 10 ऐसी मिलेगी जो कि आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है, इररिलेवेंट होती है शोएब अक्सर, और उससे आप हट भी नहीं सक रहे होते, वो इतनी इररिलेवेंट हो। लेकिन आप जब स्क्रॉलिंग करना शुरू करते हैं तो उसके बाद कोई उसका स्टॉप ही नहीं है ना। इसमें इशू और भी होता है ना कि फॉर एग्जांपल अब चूंकि जरा आप स्क्रॉल कर रहे हैं, कोई एक डिफरेंट किस्म की वीडियो आपने वो सिर्फ देख ली, अब आपने सिर्फ चूंकि सामने आ गई थी, आपने वो देख लिया, समहाउ आपने 10, 15, 20 वीडियोस में कोई 2-3 ऐसी स्पेसिफिक किस्म की वीडियोस देख ली हैं, हालांकि आप देखना नहीं चाहते थे, बट स्क्रॉल करते करते वो आ गई हैं। अब नेचुरली आसपास बस वही कंटेंट नजर आना शुरू हो जाता है। बहुत ज्यादा इस तरह का होता है, आप बात कर रहे होते हैं, मैं कहती हूँ वो कंटेंट आना शुरू हो जाता है उस लिहाज से। अच्छा स्नैन, अब जरा आखिर में हमें एक दफ़ा रूटीन बता दो कि क्या होनी चाहिए बच्चों की, ठीक है? बिकॉज देर तक उठना जो हम रूटीन समर वेकेशंस में देख रहे होते हैं, आई थिंक वो भी पता नहीं किसी हद तक मुझे सही लगता है। मुझे भी सही लगता है, थोड़ा बहुत बच्चे सारा साल जो है वो सुबह 7 बजे 6 बजे उठने की वैसे आदी तो होते ही हैं, बट आई जस्ट फील लाइक कि चले ठीक है, थोड़ा सा रिलैक्स अगर रख दिया जाए तो ठीक है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि 11-12 बजे सो के उठ रहे हैं और आधा दिन जो है ज़ाया कर दिया। तो थोड़ा सा बताएं सुबह क्या रूटीन होनी चाहिए सुबह से रात तक बच्चों की, ताकि वो टाइम टेबल अपने एज ब्रैकेट के हिसाब से फॉलो करें।
देखिए बेसिकली आजकल के ज़माने के बच्चे जितने भी हैं तो उनके लिए एक सिंपल चीज़ मैं कहूँगा कि उनका अटेंशन स्पैन बहुत छोटा है। बड़ों का भी काम है। हाँ, वो बड़ों का तो है पर बच्चों का और भी ज़्यादा कम है। हमें हर 5 सेकंड्स के अंदर कुछ ना कुछ नया चाहिए, कुछ ना कुछ डिफरेंट चाहिए, तो इसीलिए स्क्रॉलिंग का एक एडिक्शन बन चुकी है। तो आजकल के बच्चे क्या है, वो मेरी बहन है फॉर एग्जांपल छोटी, तो वो सुबह उठती है, उसे अब आप कह सकते हैं कि उसको बस फ़ोन, तो वो एक फ़ोन की एक चाहत के अंदर वो सुबह 6 बजे उठती है। अच्छा। पर हाँ, ये मेरे पास भी यही सेम सिचुएशन थी। जब मेरी वेकेशंस होती थी तो चूँकि मेरे पास और कुछ होता नहीं था, तो अब इंस्टेड कि मैं नॉर्मली फॉर एग्जांपल स्कूल 7 बजे जाता हूँ और उसके लिए भी मेरी आप कह सकते हैं कि दिल नहीं करता था। तो क्या होता था कि मैं जब सैटरडे संडे होता था मैं 6 बजे उठ जाता था खुद, और कहाँ डायरेक्ट कंप्यूटर के लिए चला जाता था, बैठकर बस वीडियोस देखना, बैठकर बस कंप्यूटर के ऊपर डिफरेंट चीज़ें देखना, ये मेरा काम होता था। और ये सारे बच्चों का आजकल के ज़माने के अंदर काम है। सो मेरा ये एक एडवाइस है कि जितने भी बच्चे बहुत सुबह उठते हैं वो ना करें, जितने भी बच्चे बहुत लेट तक सोते हैं वो भी ना करें। फॉर एग्जांपल बेस्ट टाइम है कि आप 9 से लेकर 10 तक आप उठें, फ्रेश हों, आप नहाएं, आप अपनी हाइजीन को भी चेक एंड बैलेंस रखें, आप इन सारी चीज़ों पर भी काम करें। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, यू हैव टू ईट गुड। हाँ, एक और चीज़ है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज बहुत बड़ा मस्ट है हर एक बच्चे के लिए। फिजिकल एक्टिविटी आजकल बिल्कुल आप कह सकते हैं कि ना होने के बराबर है बच्चों के अंदर। तो फिजिकल एक्टिविटी या करें, आप किसी स्पोर्ट को खेलें, अगर स्पोर्ट नहीं तो आप कोई ना कोई किस्म की एक्सरसाइज करें। फिर उसके बाद अपने टाइम को यूटिलाइज करें, आप अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं उनको चेक एंड बैलेंस के अंदर रखें, आप कुछ ना कुछ सीखें, आप कुछ ना कुछ लर्न करें। और फिर जिस तरह ही रात होती है, डोंट गो फार, क्योंकि 1 बजे 2 बजे सोने से आपको कुछ नहीं मिलेगा, ट्रस्ट मी। क्योंकि अगर आप वही टाइम अगर सुबह उठकर फिर से बैठेंगे, फिर से सोएंगे, फिर से बैठेंगे। बच्चे कहते हैं जी हाँ मैं रात देर तक जागना, तो मेरा सवाल ये था रात देर तक क्यों जागना, टाइम पे सो जाओ, सुबह जल्दी उठ जाना, जो काम रात 12 बजे करना है वो सुबह कर लेना, इसमें क्या बड़ी बात है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आप वक्त पे सोएं, क्योंकि हमने इस पे कुछ दिन पहले सेगमेंट भी किया था कि जब आप वक्त पे सोते हैं, रात की नींद बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपके जो सारे ऑर्गन्स हैं, इंटरनल ऑर्गन्स हैं, उन्हें हील होना होता है, उसका एक टाइम है, एक बायोलॉजिकल क्लॉक आपकी होती है, तो वो सेट रहनी चाहिए। सबसे जो मुझे अच्छी बात लगी ना हसनैन, वो ये कि सुबह उठ के अब जो आपने नहाना है, पर्सनल हाइजीन का ख्याल रखना है, मेक योर बेड, अपने स्पेस को साफ रखें, तो ये भी आपकी तरबियत का जरा हिस्सा होता है। गंदा नहीं रहना। हाँ। ये छोटी छोटी सी एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि बच्चे खुद करते हैं, इनसे रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। इस तरह के अपना बेड खुद बनाना, अपनी थोड़े थोड़े काम खुद करना, अपने फॉर एग्जांपल कपड़े हैं तो उन्हें नीटली फोल्ड करके रखना। बिल्कुल, ये छुट्टियों में इसलिए करना आपके लिए आसान है कि आपके पास ये आर्गुमेंट नहीं है कि आई डोंट हैव टाइम, बिकॉज चलें पेपर्स के वक्त में या जब आपकी हेक्टिक रूटीन चले तब तो आप कह सकते हैं कि और कुछ ना सीखे, डिसिप्लिन सीखना बड़ा जरूरी है। बच्चों को आप भी खुद भी डिसिप्लिन हो, सबसे पहले से बच्चों को डिसिप्लिन सिखाएं, और उसके बाद जब डिसिप्लिन सीख जाएंगे तो बहुत टाइम होगा, जब पूरा दिन होगा ना आपके पास तो फिर आपको पता होगा कि ठीक है आपने कुछ एक्स्ट्रा काम करना है। तो समर वेकेशंस को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करें, इसको प्रोडक्टिव बनाएं, कुछ नया सीखें, डेडिकेटेड रहें, बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट ना हो, टेक्नोलॉजी का मुस्बत इस्तेमाल करें। हमेशा हम डेली बेसिस पे बातें कर रहे हो तो उसकी वजह ये होती है कि बातें जब ज़्यादा होना शुरू होंगी तो ये बातें आपको क्लिक करेंगी और आपको समझ आएगी कि नहीं, इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हसनैन, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने के लिए। आप भी सुबह सुबह जाग कर आए, हालांकि अर्ली राइजर, आई बिलीव। या ऑफ कोर्स आई एक्चुअली वेक अप अर्ली, क्योंकि कल जरा आप लेट सोए थे इसलिए आज थोड़ा सा बट बहुत शुक्रिया आपका। हम बढ़ेंगे एक ब्रेक की जानिब, स्टे विद अस। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। आज का एक बड़ा मसला, यानी यूँ तो बहुत से मसाइल होते हैं, बट एक बड़ा मसला सोशल मीडिया के दौर में ये है मिस इन्फॉर्मेशन या डिस इन्फॉर्मेशन। कि हमारे यहाँ होता ये कि हमारे पास कोई भी रील आती है, कोई कंटेंट आता है, कोई पोस्ट आती है, हम कुछ देखते हैं, अच्छा हमें अगर लगे कि वो ठीक है, हमसे अलाइंड है वो चीज़, या हम वो शेयर करना चाहते हैं, या हम चाहते हैं कि वो ऐसा मामला हो समहाउ, हम वो शेयर करते हैं और हम उसको चेक नहीं करते, हम वेरीफाई नहीं करते। लेकिन हमारा दीन भी कहता है कि आप कोई भी इंफॉर्मेशन फैलाने से पहले उसको वेरीफाई करें, तस्दीक करें। बहुत ज़रूरी है कि तस्दीक की जाए। हमारे ये बड़ा मसला, तस्दीक किए बगैर फैला रहे होते हैं इंफॉर्मेशन को, जो कि बहुत बड़ा मसला क्रिएट हो जाता है उससे। सो इसमें एक उस्ताद का रोल क्या हो सकता है, माहौल का क्या किरदार हो सकता है,
स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं, या फॉर दैट मैटर मैथ्स कॉम के स्टूडेंट्स की अगर हम बात करें वो क्या कर सकते हैं। आज इस मौजूद पे हमें गुफ्तगू भी करनी है। अगर आपका कोई सवाल हो आप हमें व्हाट्सएप भी कीजिएगा, साथ हम ट्राई करेंगे उस सवाल में इनकॉर्पोरेट भी करें। हमें ज्वाइन कर चुके हैं प्रोफेसर डॉक्टर सैयद इनामुर रहमान साहब, इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी के शोबा मैथ्स कम्युनिकेशन में 2008 से मुंसलिक हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सलाम, थैंक यू। सर आपके साथ कितनी दफ़ा होता है कोई ऐसी इंफॉर्मेशन आपके सामने आती है जो कि आपको देखते ही मालूम हो जाता है कि ये ठीक नहीं है, लेकिन वो धड़ाधड़ शेयर हो रही होती है? अब तो एक ये अनफॉर्चुनेटली एक रूटीन बन गया है, क्योंकि हम इतना यूज टू हो चुके हैं कि ये कंफर्म करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन विद इन नो टाइम फिर वो उसकी सही मालूमात हो जाती है कि ये फेक न्यूज़ था। लेकिन उसको शेयर करने से पहले जो है ना सोर्स वेरिफिकेशन, और ये सोर्स वेरिफिकेशन बहुत ज़रूरी होता है। इसके लिए मुख्तलिफ टेक्निक्स होते हैं, और मैं तो ये समझता हूँ कि इसके लिए जो मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये सिर्फ स्टूडेंट के लिए नहीं, हर बंदे के लिए। बिल्कुल। जिस तरह हम वो रेडियो के लिए कहते हैं कि 5 ईयर्स टू 55 ईयर्स, तो ये फार्मूला उस पर भी अप्लाई होता है कि हर बंदे को ये इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ये एजुकेशन होनी चाहिए कि उसको पता हो कि ये फेक न्यूज़ है कि ये ओरिजिनल। जिस तरह भी आपने बताया कि अपना मज़हब भी ये सिखाता है कि इंफॉर्मेशन को शेयर करने से पहले हमें वेरीफाई कर लेना चाहिए। तो इसके लिए बहुत सारे, लेकिन मेन चीज़ जो है वो मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी है। अच्छा, ये कैसे हम ये लिटरेसी दे सकते हैं लोगों को, स्पेशली आपके, मैं यूथ के पर्सपेक्टिव से बात कर रही हूँ। यूथ यूनिवर्सिटीज़ में हमारी, और यूनिवर्सिटी में ही ऐसा ज़्यादा हम देख रहे होते हैं कि एक बंदे ने बात की सबकी तरफ, एंड सोशल मीडिया का दौर है और वही चीज़ सर्कुलेट कर रही होती है, बिकॉज ज़्यादा लोग कनेक्टेड होते हैं तो ज़्यादा लोग इन्फॉर्मेशन जो है वो पास ऑन कर रहे होते हैं। तो इस हवाले से क्या किया जाए? ये हम चूँकि सारे स्टेक होल्डर्स हैं, क्योंकि ज़ाहिर है मीडिया को तो यानी हर, अब अगर कोई बंदा कहे कि मैं मीडिया को अवॉइड करता हूँ तो ये एक गलत अप्रोच होगा। कि जब भी आप यानी आंख खोल लेते हैं तो आपका इंटरेक्शन मीडिया से शुरू हो जाता है, और जब आप सो जाते हैं तो इंटरेक्शन ख़त्म हो जाता है। इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड में ये स्कूल लेवल से शुरू हो जाता है ये लिटरेसी। मैं एक मिसाल दूंगा कि यूएस, आप पता है पूरी दुनिया पे उसका एक होल्ड है। उन लोगों ने वाशिंगटन में एक म्यूज़ियम बनाया है न्यूज़ियम के नाम से। अच्छा। म्यूज़ियम के नाम से। और मैं 2 मरतबा गया सिर्फ अपने वो जो एक प्यास थी उसको बुझाने के लिए कि यानी ये इसका क्या स्ट्रक्चर है। तो उसमें रोज़ जो है ना यानी तकरीबन 15-20 स्कूलों के बच्चे आते थे गाड़ियों में, और उनको पूरा घुमाते थे, उनको एक डॉक्यूमेंट्री दिखाते थे, उनको पूरा कि मीडिया का क्या रोल है और मीडिया को किस तरह पॉजिटिव इस्तेमाल करते हैं और इस तरह के नेगेटिव इस्तेमाल किस तरह होता है और प्रोपेगेंडा क्या होता है। तो जो ही वो बच्चे बाहर आते तो उसके एक माइंड सेट हो जाता था कि भाई मीडिया को किस तरह पॉजिटिव यूज़ कर लेना चाहिए। तो इस तरह, जिस तरह भी आपने बताया कि यूनिवर्सिटीज़ में भी जब कोई डिस्कशन होती है या इस किस्म की जो एक प्लेटफार्म पे लोग कोई आइडिया जनरेट करते हैं, तो उसमें फिर ये सारी चीज़ें जो है ना वो एंड पे वो आ जाते हैं कि यानी क्या एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन हमने शेयर करना है, क्या गलत है। तो इसमें ये मेन जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि मीडिया लिटरेसी इज़ प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, कि अगर हो तो बंदे को विद इन नो टाइम आइडिया मिल जाता है कि ये चीज़ ठीक है और ये चीज़ गलत है। और मीडिया लिटरेसी आप कह रहे हैं कि स्कूल लेवल से ही स्टार्ट हो जानी चाहिए। बिल्कुल। आज के दौर में तो सर AI, जो हम इस पर अक्सर बात भी कर रहे होते हैं, अब तो बड़ा आसान हो गया है। कोई पोस्ट आपके सामने आई है, कोई तस्वीर आपके सामने आई है, कोई न्यूज़ आपके सामने आई है, तो आप उसे आराम से रिवर्स चेक कर सकते हैं, फैक्ट चेक हो जाता है अब तो आराम से। बट हम लोग करते नहीं हैं। ये जो हमारे अंदर एक बिल्ट हो गया ना कि बस हमने सिर्फ शेयर करना है विदाउट वेरीफाइंग। डू यू थिंक इट हैज़ समथिंग टू डू विद द लिटरेसी थिंग, या कि आपको लगता है कि हम बेसिकली शायद इसलिए शेयर करते हैं कि अच्छा रीच बढ़ जाएगी, व्यूज़ आएंगे, सर्कुलेट होगी, समहाउ हम सोशल मीडिया पे यही तो देख रहे हैं। ये जब हम कर लेते हैं उसके बाद हमें एहसास हो जाता है। अच्छा। ये तो वाकई हमने गलत चीज़, एहसास हो जाता है? हो जाता है, बिल्कुल एहसास हो जाता है, माने या ना माने। हाँ, और इसका एहसास होने बड़ी बात है। ये बैकग्राउंड इसका ये है कि अब चूँकि फील हो रहा है हर जगह पे, तो यहाँ पे एक फ्रीडम नेटवर्क के नाम से एक इदारा है, अपने एक पूरी जितनी भी पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ है उनकी मीडिया डिपार्टमेंट्स को एक प्लेटफार्म पे जमा किया हुआ है, और अब सब उनको कहा जा रहा है कि आप लोग एक कोर्स डेवलप करें डिसइंफॉर्मेशन, और उन लोगों ने एक प्लेटफार्म ये बनाया हुआ कि केट के नाम से कि एक कोएलिशन अगेंस्ट डिसइंफॉर्मेशन।
ओके। ये एक बहुत बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव है और उसको बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन भी मिल रही है। तो अब हम सारे बैठ के जो है ना वो एक कोर्स डेवलप कर रहे हैं कि हाउ टू काउंटर डिसइंफॉर्मेशन। तो अब ये कंप्लीट हो जाएगा तो फिर इसी के साथ हम इसको शेयर करेंगे। फिर बाकायदा ये एक कोर्स का वो बन जाएगा, यानी 3 क्रेडिट आवर्स का कोर्स बन जाएगा। अनफॉर्चुनेटली अभी तक नहीं है, लेकिन आई एम ऑफ द ओपिनियन कि ये प्राइमरी स्कूल लेवल से होना चाहिए। जिस तरह यानी एक लेसन होना चाहिए कि मीडिया का क्या पावर है, मीडिया का नेगेटिव एस्पेक्ट क्या है, पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है। क्योंकि मीडिया तो एक टाइम पे आपके साथ हीरो भी शेयर करता है, लेकिन दूसरी साइड पे विलन भी शेयर करता है। लेकिन अब विलन के अपने कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और फिर हीरो के अपने कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो अब तो ये नहीं है कि मैं विलन को देखता हूँ तो मैं उसको फॉलो करूँगा, लेकिन मीडिया की मजबूरी है कि कुछ डिफरेंस तो आपको दिखाएगा। तो अब ये जो प्लेटफॉर्म है ये बहुत ज़बरदस्त किस्म की यानी एक वो तैयार कर रहे हैं कि इसमें आपने एथिकल कंसिडरेशन को भी देखना होगा, क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट करना होगा, और ये सोर्स वेरिफिकेशन को आपने ये करना होगा कि इसकी क्या प्रोसीजर है। तो ये सारी चीज़ें जब रेडी हो जाएगी तो फिर मेरे ख़्याल में, क्योंकि ये तो एक इदारे की ज़िम्मेदारी तो नहीं है, ये हम सब की ज़िम्मेदारी है। और जिस तरह मैंने बताया कि वी ऑल आर स्टेक होल्डर्स इन दिस प्रोसेस, तो हम सबको ये आगे बढ़ाना होगा। और जिस तरह ये चीज़ के सामने पेश हो जाएगा तो ये यूनिवर्सिटीज़ में आएगा और फिर ये कॉलेज लेवल पर भी शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन ज़रा अपने अपने लेवल पे हर एक को काम करना वो बहुत ज़रूरी भी है, बिकॉज हम अपने लेवल पे काम नहीं, हमसे कहेंगे अच्छा जी कोर्स बन जाए, उस्ताद पढ़ा दे, पढ़ने के बाद जिम्मेदारी जो है वो आपके अपने ऊपर आई ज़रूर होती है। अच्छा सर, अब ऐसे में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की अगर बात करें उसमें तो चेक एंड बैलेंस होता है, ठीक है, एक काफ़ी हद तक हो जा रहा होता है। 100% तो ज़ाहिर कहीं पर भी आप मेक श्योर नहीं कर पा रहे होते, बिकॉज कैमरा है, रूल्स हैं, वो सब चीज़ें तो रेगुलरिटी अथॉरिटीज़ हैं हमारे पास। बट एट द सेम टाइम सोशल मीडिया जो है उस पर तो हम सब बड़े वल्नरेबल हैं, क्योंकि बाज़ औक़ात अब देखिए व्यूज़ के चक्कर में कुछ ऐसे चैनल्स हैं, मैं उनका नाम नहीं ले रही, यूट्यूब चैनल्स हैं, वो जो कैप्शन लिख दी जाती है उस कैप्शन को आप क्लिक करते हैं और स्टोरी को ऐसे नरेट किया गया हुआ होता है कि लिटरली मेरी अम्मी घर बैठे हुए अक्सर मुझे कह रही होती है जो फलाना एक्टर है ना उसके घर में ये हुआ है। तो मैं कहती हूँ आपको कैसे पता कि उसके घर में ये हुआ है? तो वो कहती है नहीं वो उस चैनल पे ये बताया था। तो मैं ये बता रही हूँ कि हमारी जहन साजी इस तरह से कर दी गई है, स्पेशली जो मासूम जनरेशन अभी है हमारी, चले हम तो एक हद तक हमें पता होता है कि नहीं नहीं ऐसा हो नहीं सकता, बट वो जो एक मासूम जनरेशन है उसको हम कैसे बचा सकते हैं, उसको कैसे हम एजुकेट कर सकते हैं, जो कि घर बैठे लोग हैं, जो कि बहुत ज़्यादा समझते नहीं हैं कि सोशल मीडिया पे किस तरह से स्ट्रैटेजिकली जो है वो चीज़ों को मोल्ड किया जा रहा होता है। इस तरह भी आपने देखा होगा कि हर पॉलिटिकल पार्टीज़ का बैकग्राउंड में पूरा सोशल मीडिया का एक बड़ा सेटअप होता है और उनकी ये कोशिश होती है कि दूसरे के ख़िलाफ़ किस तरह हम न्यूज़ बना लें, यानी हम अपने वो किस तरह बढ़ा सकते हैं। तो ये हमारे जो लीडर्स हैं, हमारे जो टीचर्स हैं, हमारे यानी मतलब है कि जो भी यानी एक सोसाइटी में एक बंदे का रोल है, इंक्लूडिंग यू पीपल, कि वो आगे आए और इन चीज़ों को डिस्कस करें कि सोशल मीडिया में तो ठीक है आपको लाइक्स, व्यूज़ और ये सारी चीज़ें मिल जाएगी, लेकिन इसका जिस तरह भी आपने बताया कि हमारा जो कमिंग जनरेशन है, जो हमारा फ्यूचर है, उस पर क्या असर होगा। तो अब अगर एक मरतबा जिस तरह भी मैंने बताया कि जो मीडिया लिटरेसी का ये आम हो जाए, और दूसरे हमारे जो बड़े हैं जिसमें मेन रोल जो है पॉलिटिशियंस का है, टीचर्स का है, उनको बताया जाए कि स्ट्रिक्टली इनको डिस्करेज करें कि क्या चीज़ जो हमारे फ़ायदे के लिए है उसको प्रमोट किया जाए और जो हमें नुकसान देता है उसको स्ट्रिक्टली डिस्करेज किया जाए। बिल्कुल ऐसे, और इसमें प्लेटफॉर्म्स का भी तो रोल है। अब तो देखिए बड़ा आसान है प्लेटफॉर्म्स के लिए, मैं फिर कहूँगा AI का इस्तेमाल करते हुए, फॉर एग्जांपल फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, यू नेम इट, कि आप AI के थ्रू बस आपके पास फ़िल्टर होना चाहिए कंटेंट, अच्छा क्या चीज़ फेक है जो कि इस वक्त सर्कुलेट हो रही है, वो फ़ौरन से उस एल्गोरिदम्स ऐसे होने चाहिए कि उसमें बैरियर्स लगें। हम उस तरह भी तो इस्तेमाल नहीं कर रहे। मतलब मैं ये नहीं समझता कि उनके पास ये कैपेबिलिटी नहीं होगी, कैपेसिटी नहीं होगी, आई एम श्योर कि होगी बिकॉज AI का दौर है हम, लेकिन उसको कर नहीं पा रहे हैं। अब ये गवर्नमेंट की प्राइमरी रिस्पांसिबिलिटी बन जाती है कि जिस तरह आपने ये जो बताया फ़िल्टर्स का, बैरियर्स का बताया, लेकिन गवर्नमेंट भी अपनी तरफ से बहुत सारी चीज़ें कर रही है। लेकिन सोशल मीडिया में मसला ये है कि अब हर बंदा जो है वो प्रोड्यूसर भी है, वो सब एडिटर भी है, वो एडिटर भी है, वो जर्नलिस्ट भी है। तो अब हमने हर इंडिविजुअल को पहुंचना है और ये इसी सोशल मीडिया के थ्रू पहुंचना है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है।
ये और दूसरी बात यह है कि अब ये जो हम पाबंदी का या इस किस्म के इसको लिमिट करने का, ये लिमिट नहीं हो सकता। ये तो डे बाय डे जो है ना इसका यूज़ इंक्रीज़ होता जाएगा, लेकिन इसमें जितनी भी रिफाइनमेंट आएगी, जितनी भी इम्प्रूवमेंट आएगी, तो सूनर द बेटर वाली बात है। और हम सब ने इसको करना होगा। और दूसरी बात है कि जो नेगेटिव यूज़ करने वाला है, अगर उसको एहसास हो जाए कि मुझे हर जगह से डिस्करेजमेंट मिलती है, तो वो ख़ुद ब खुद जो है ना वो फिर वो आवाज़ जो है ना साइलेंट हो जाएगी। और फिर इंटरनेशनल सीन पर भी हम देख लें कि ये हर मुल्क का मामला है। I was about to ask कि क्या ये मसला सिर्फ इस खित्ते का है? मैं पाकिस्तान भी नहीं कहता। ये एक यूनिवर्सल वो है, लेकिन हर मुल्क जो है ना अपने लेवल पर, जिस तरह भी मैंने आपको बताया यूनाइटेड स्टेट्स का, कि वो बच्चों को किस तरह मीडिया के लिटरेसी से अवेयर करते हैं, उनको इन्फॉर्म कर देते हैं कि मीडिया का क्या पावर है। जिस तरह अभी आप देख रहे हैं कि आजकल तो इवन जंगें भी मीडिया ही के थ्रू, जिस तरह ये फिफ्थ जनरेशन वार जंग का आपने हवाला भी दे दिया, आप उसमें देखें ना कि अगर पड़ोसी मुल्क की बात करें, जिस तरह से मिस इन्फॉर्मेशन फैलाते रहे वो, कि पूरी पूरी रात पूरा मुल्क ही तबाह करते रहे, और किसी एक शहर को जहाँ पे समंदर लगता नहीं है उसको साहिली शहर भी कह दिया, और पता नहीं कौन कौन से स्टेडियम्स तक पहुँच के जहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमने बाद में मैच करके दिखाए, हाँ पोर्ट सिटी लाहौर को कह दिया। सो माय क्वेश्चन है कि वहाँ की, लेकिन ये अच्छी बात है कि देखें वहाँ की भी जो आवाम है उन्होंने रिएक्शन शो किया बाद में, उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया कि जो मीडिया ने किया ये गलत किया है। अच्छा, उनके एक्टर्स ने काफी शोर मचाया, उन्होंने इसको बड़ा और गलत वो करार इतनी बुरी तरह एक्सपोज हो गया ये सारा ड्रामा जो उन लोगों ने रचाया था कि अब आप देख ले कि अब लोग बहुत ज़्यादा केयरफुल हो जाएंगे कि देख ले, यानी ठीक है सोशल मीडिया का तो वो लोगों को मैसेज पहुंचता है, लेकिन अब आप देख लीजिए जिस तरह आप लोगों ने ये रिएक्शन के बारे में बताया ना, तो अब वो खुद इतने पछता रहे हैं कि हमें इतना वो नहीं कर लेना चाहिए था। लेकिन ये दिस इज़ अ पॉजिटिव एस्पेक्ट कि अब जब इसका नेगेटिव यूज़ लोग करेंगे तो लोगों को एहसास होगा कि भाई ये तो लोग कंफर्म भी करते, वेरीफाई भी करते, जिस तरह भी आप लोगों ने बताया कि उन लोगों ने जिस तरह नहीं, देखिए लोग कंफर्म वेरीफाई नहीं करते। देखिए फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान अगर खामोश रहता तो फिर उन्हें कैसे पता चलता कि क्या हुआ है। ये तो देखें उन्होंने झूठ इतना फैलाया कि वो सच का गुमा वहाँ होने लगा था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब हमने एक रिस्पॉन्सिबल कंटेंट क्रिएशन की मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी एंड सोशल मीडिया पे भी, सो उसकी वजह से हम उसे काउंटर कर पाए। अच्छा, हमने मिस इन्फॉर्मेशन शायद कोई इक्का दुक्का देखी होगी, बड़ी कम, वाकई आप सही बात करें, बड़े रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ओवरऑल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया, एट द सेम टाइम सोशल मीडिया पे हर इंडिविजुअल ने, हर बंदे ने अपनी अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। दिस इज़ अ वेरी गुड एग्जांपल, और इसको अब मेरे ख्याल में फॉलो भी कर लेना चाहिए था, और बाकी जो है करिकुलम का हिस्सा बना लेना चाहिए। ये बात जो बिल्कुल कोर्स बन रहा ना सर, कैड आपने कहा है ना, कोर्स अगेंस्ट डिसइंफॉर्मेशन, इसमें सर इसको कोएलिशन अगेंस्ट डिसइंफॉर्मेशन एक चैप्टर होना चाहिए, पाकिस्तान इंडिया एस्केलेशन में इंडिया का क्या रोल रहा, मिस इन्फॉर्मेशन का बाप कैसे इंडिया बना। बिल्कुल ये बात सही है। और जिस तरह पाकिस्तान स्टडीज़ वाले कह रहे हैं कि एक नया चैप्टर क्रिएट हो गया बुनियान मरसूस के नाम से, तो ये ज़ाहिर है एक बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर पाकिस्तान स्टडीज़ में आ गया कि इसने, क्योंकि उनका जो प्लान था वो तो कुछ और सोच रहे थे, जिस तरह ये 65 में सोचा था तो वो तो बिल्कुल उलट हो गया। तो अब आप जिस तरह कह रहे हैं कि ये जो कोएलिशन अगेंस्ट डिसइंफॉर्मेशन है, ये उसका एक इम्पॉर्टेंट वो होना चाहिए कि इस किस्म का इस्तेमाल जब हम करते तो उसके ये रिजल्ट्स भी आते हैं जिसमें पूरा मुल्क फिर बदनाम हो और ये तो बल्कि इंटरनेशनल कोर्स होना चाहिए, मैं कहता हूँ। बिल्कुल, आई एग्री, पूरे ग्लोब के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हमने देखा सजेशंस दे दिए। हाँ, इंटरनेशनल होना चाहिए। प्लस ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि बुनियान मरसूस की बात आपने कर दी, हम सबको बनना है बुनियान मरसूस, सीसा पहले दीवार अगेंस्ट डिस इन्फॉर्मेशन एंड मिस इन्फॉर्मेशन, एज एन इंडिविजुअल, एज एन अथॉरिटी, जिस भी कैपेसिटी में हम काम कर रहे हैं हमें बनना है बुनियानुल मरसूस, ताकि हम वाकई साबित कर सकें और दिखा सकें पूरी दुनिया को कि मिस इन्फॉर्मेशन या डिस इन्फॉर्मेशन के आगे आपको सीसा पिलाई दीवार बनना होता है, एक बैरियर बनना होता है, एक स्ट्रॉन्ग बैरियर बनना होता है। बहुत सारी जिंदगियां तबाह होती हैं, हमने देखी हैं इससे। आप मैं इसको ज़रूर एड्रेस करना चाहूँगी इस बात को, और वो ये है कि कैरेक्टर असैसिनेशन बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें अपनी जगह पे, सिक्योरिटी और बहुत सारी चीज़ें उसके लिए इदारे हैं, काम भी कर रहे हैं, बात भी हो रही है, जो कि हमारी तरफ से स्टिल एक रिस्पॉन्सिबल कंटेंट जाना चाहिए। बट ऑनेस्टली कैरेक्टर असैसिनेशन जो है वो बहुत आम हो गई है, और हम क्या करते हैं कि किसी ने एक लड़की के बारे में या किसी एक लड़के के बारे में कोई भी बात अगर सोशल मीडिया पे लिख दिया है, या कोई ऐसी डीप फेक के थ्रू वीडियो जो है वो सर्कुलेट करना शुरू हो गई है, कोई ऐसी पिक्चर्स जो है वो अगर सामने आना शुरू हो गई हैं, तो हम क्या करते हैं, हम उसको स्टॉप नहीं करते वहाँ पे, हम उसको बिल्कुल उसके आगे खड़े नहीं हो जाते कि ठीक है हम बैरियर बन जाएं ताकि ये कंटेंट जो है वो आगे सर्कुलेट ना करे। हम क्या करते हैं, डाउनलोड करते हैं,
व्हाट्सएप पे उसको स्प्रेड करते हैं, उसके बाद हम उसको शेयर कर रहे होते हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे, और हमारे एक तरह से देखा जाए ना एक ज़मीर भी नहीं हमारा जाग रहा होता कि हमें ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, बिकॉज किसी की ज़िंदगी का सवाल है। और हमने बहुत सारी ज़िंदगियाँ ऑनर किलिंग्स में जाते हुए देखी हैं। बिल्कुल ऐसे और ज़्यादातर जो उनका कॉन्टेक्स्ट निकलता था वो क्या था जी? मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन, कि ऐसा कोई कंटेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता जो कि लोगों ने इतना उसको फैलाया होता है, या कोई शख्स खुद ही इतना हार चुका होता है ज़िंदगी से कि वो कहता है अच्छा अब ये इतना कंटेंट फैल चुका है, ये इतना गलत कंटेंट जो जिसमें सच्चाई भी कोई नहीं है, वो इतना ज़्यादा फैल चुका है कि उसमें हमें नहीं पता कि हम किस किस को जाके अपनी सफाई। सही बात है। और इसमें सभी ने बड़ा इंपॉर्टेंट आपने पॉइंट रेज भी किया। इसमें हमने रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट भी देखा है, हमने ब्लास्फेमी के ऐसे बहुत से केसेस भी देखे हैं कि जहाँ पे मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन, बहुत सारे केसेस हमारे सामने। इन चीज़ों पे बात नहीं होगी तो फिर बात करेगा कौन? ये चीज़ें ठीक कैसे होंगी? तो इन पे बात करना ज़रूरी है, और आपको भी बात करना चाहिए। अपने इलाकों में बात करें, अपने घरों में इस बारे में बात घरों में किया बात करें, अपने बच्चों के साथ बात करें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप तो एज अ टीचर ज़ाहिर है अपने बच्चों के साथ भी आपकी कम्युनिकेशन होती है, आप कोर्स भी माशाल्लाह कोएलिशन अगेंस्ट डिसइन्फॉर्मेशन पे काम करें, विच इज़ वेरी गुड के इस पे काम हो रहा है। बट एज एन इंडिविजुअल हम सबको भी काम करना है अपने आसपास के, बी द बैरियर। सर थैंक यू वेरी मच, बहुत इंपॉर्टेंट मौजूद जिस पे हम बात कर रहे थे। सो ये द बॉटम लाइन इज कि बी दैट बुनियानुन मरसूस, दैट सीसा पिलाई दीवार, दैट बैरियर अगेंस्ट मिस इन्फॉर्मेशन। एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए हमारे साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। इससे पहले कि मौजूद की तरफ बढ़े, जो मैसेजेस हैं आपके वो आ चुके हैं, कुछ मैसेज हम शेयर करते हैं बिकॉज वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम। बिलाल है हाफिजाबाद से, आपका मैसेज शेयर करते हैं। लिखते हैं हमारे हाफिजाबाद में एडवेंचर वैली पार्क है, हम उधर जाकर बहुत एंजॉय करते हैं। हमारे हाफिजाबाद का सबसे मशहूर पार्क है। तो आपने की है मार्केटिंग इस पार्क की, ठीक है आगे बढ़ जाते हैं। महरी, वाओ इट्स अ नाइस नेम। महरी है हजरों से, हमारे घर के पास ज़ियारत है, वहाँ बहुत सारे दरख्त हैं, बहुत पुराने दरख्त भी हैं, दरिया के पास होने की वजह से ठंडी हवाएं आती हैं। ऐसी जगह पर वक्त गुजारना बहुत सुकून देता है। जगह तो कौन सी है जी? ज़ियारत उन्होंने कहा है हजरों में। मैं तो मतलब आपने समंदर के पास होते हुए ठंडी हवा आती है, वैसे माहौल की बात कर रही हूँ कि ऑब्वियसली कितना प्यारा पुरसकून से एक फीलिंग आ रही है आपके मैसेज से। तो आई एम श्योर कि आपको वहाँ पे बड़ा सुकून मिलता होगा। अच्छा जी, सानिया ने जोहराबाद से हमें मैसेज भेजा है। सानिया कहती हैं कि मेरे लिए सुकून की जगह मेरी प्यारी बीजान मेरी नानी का घर है। मिलने का वो कहती है कि उनके घर जाने के लिए और रहने के लिए मुझे गर्मियों की छुट्टियों का इंतज़ार होता है, और कहती हैं मैं बहुत बार उनके घर जाती हूँ और कभी कभी उनके घर से ही। अच्छा जी, वो कह रही है मुझे समर वेकेशंस का इंतजार नहीं करना पड़ रहा होता उनके घर जाने के लिए, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा उनके घर जाती हूँ, और अक्सर तो ये होता है उनके घर जाती हूँ और वहीं से मैं स्कूल चली जाती हूँ। क्या बात है सानिया, वैसे आप बहुत लकी हैं कि नानी का घर आपके घर से बहुत ज़्यादा करीब है। सानिया की अम्मी भी बहुत लकी है ना, फिर वो भी बहुत लकी है कि जाहिर सी बात है उनकी अम्मी का घर जो है वो उनसे बहुत ज़्यादा करीब है। सो ये इट्स अ ब्लेसिंग आई थिंक। तो एब्सोल्युटली थैंक यू सो मच, आप सबने हमें इतने प्यारे प्यारे मैसेज भेजे। अभी मैसेज और भी थे, लेकिन हमें बढ़ना है अपने अगले सेगमेंट की जानिब। कल का टास्क देंगे, कल हम कोशिश करेंगे कि एक ज़्यादा चंक जो है वो परसों का एक ज़्यादा बड़ा चंक जो, क्योंकि कल बड़ा स्पेशल डे है और वो स्पेशल ट्रांसमिशन भी हम आपके सामने ज़रूर रखेंगे। और बड़ी ज़बरदस्त शख्सियात को हमने दावत दी हुई है, और जाहिर सी बात है वो जो कल का जो हमारा एपिसोड है वो आप सबके लिए बहुत चलना कल की कल देखेंगे, कल देखेंगे। आगे बढ़ते हैं जी, आज की आज देखते हैं। और आज जो हमारा सेगमेंट है बड़ा ही ज़बरदस्त है। उसकी वजह ये है कि जब पाकिस्तान के यंगस्टर्स कुछ इनोवेशन लेकर आते हैं, कुछ नया काम करते हैं, और वो स्पेशली जब इस माहौल के लिए कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं ना, तो बड़ी खुशी हो रही होती है। स्पेशली क्लाइमेट चेंज ये एक ऐसा अब चैलेंज बन चुका है, नॉट जस्ट फॉर पाकिस्तान बट ग्लोबली अगर देखा जाए तो ये इतना बड़ा एक चैलेंज बन चुका है कि जिससे निपटना अब काफ़ी हद तक जो है वो मुश्किल दिखाई ज़रूर दे रहा है, लेकिन नामुमकिन नहीं है अगर छोटे छोटे स्टेप्स लिए जाए। स्टेप छोटा नहीं है, स्टेप बहुत बड़ा है। हम क्या होता है जी, प्लास्टिक फेंक देते हैं, कूड़ा करकट फेंक देते हैं, हम कहते हैं इसको जी रिसाइकिल करो। अब रिसाइकिल अगर उसको किया जाए, किस बेहतर अंदाज से इन्होंने रिसाइकिल किया है वो हम आपको बताएंगे। ये बल्कि मेरे पास मैं वही कह रही हूँ, जरा दिखाएं जरा। सो प्लास्टिक वेस्ट की जब हम बात करते हैं तो ये प्लास्टिक को रिसाइकिल किया है इस प्यारे अंदाज में कि इतना खूबसूरत सा ये पॉट बन चुका है, और इस तरह से बहुत से मटेरियल्स, बहुत से और बल्कि प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं। जो इन्होंने टाइल एक बनाई है ना, वो टाइल अगर मैं दिखाऊं आपको, ऐसे ऐसे कैसे
ये ओके, सो इसमें आपको बताएं जी कि जो टाइल्स इन्होंने बनाई हैं वो कंक्रीट की टाइल से ज़्यादा मजबूत हैं, 1.5 गुना 1.5 टाइम्स ज़्यादा claim है जी मजबूत उनका। हैं जी। बिल्कुल उनका क्लेम है, फॉर श्योर उन्होंने चेक उसे कराया होगा। इनकी जो कंपनी है वो 100 किलोग्राम प्लास्टिक को डेली बेसिस पर रिसाइकिल करते हैं। दैट मींस अगर हम इसको थोड़ा कैलकुलेट करें कार्बन एमिशंस को, तो 157.5 किलोग्राम कार्बन का जो ये खराज है उसे कम कर दिया जाता है। हमें ज्वाइन कर चुकी हैं कशफ अख्तर, ताल्लुक है सरगोदा से इनका, इस्लामाबाद में काम कर रही हैं। 2023 से माशाल्लाह इन्होंने काम स्टार्ट किया है और वो टाइल भी हम आपको दिखाएंगे। कशफ को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी, मैं सो बिल्कुल गुड टू ठीक हैव हूँ। यू। बहुत अच्छा काम आप कर रही हैं। यानी ये जो क्लाइमेट चेंज पे हम अक्सर चूंकि बात कर रहे होते हैं उसमें हम भाग रहे हैं, हम क्या कर सकते हैं, तो हम ये कर सकते हैं जो कशफ ने किया है। सो शेयर योर जर्नी विद अस कशफ, कैसे स्टार्ट किया, हाउ डिड यू कंसीव दैट आइडिया? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू। आइडिया बहुत इंटरेस्टिंग तरीका है इसका, वो तो कैसे आया था। आपने नोट किया होगा कि जब भी हमारे पास कूड़ा क्रिकेट इकट्ठा होता है, अगर गार्बेज पिकर उसको नहीं पिक कर रहा तो हमारे पास एक बड़ा आसान सा नुस्खा है कि हम पकड़ेंगे माचिस की तीली Yes. और जला देंगे। Yes. एंड यू विल सी इट एक हर कोने पे कि कहीं ना कहीं वेस्ट जल रहा होता है ओकेजनली, ख़ास तौर पे हमारे हाउस होल्ड्स के एरिया जितने भी हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि वेस्ट मैनेजमेंट जो है एक अच्छा सेक्टर है पाकिस्तान में, इट्स अ वेरी सक्सेसफुल बिजनेस। बहुत कम लोगों को पता है। हमारी तो यहाँ पे वो रिसाइकलिंग होती है जो इंटरनेशनल भी नहीं होती। अच्छा। हम कुछ भी नहीं फेंकते हैं सच के। एक तो घर में हम पहले तो उसको हमारे तो घर में रीयूटिलाइज करते रिसाइकलिंग हैं। होती है ना। आप आइसक्रीम के डब्बे से शुरू करें ना जरा। घर में तो हम करते ही करते हैं ना। उसके बाद बाहर भी जाती है ना तो वो कभी आइसक्रीम का डब्बा आपको कचरे में नहीं मिलेगा। गार्बेज पिकर विल पिक इट अप बिकॉज ही कैन सेल इट। तो आपका वेस्ट वो रिसाइकल हो रहा है जो बिक रहा है, सही है। लेकिन देयर इज अ सर्टेन टाइप जो ना बिक रही है ना रीयूटिलाइज हो रही है। दैट इज मेनली हार्ड टू रिसाइकल प्लास्टिक्स। उसमें हमारे पास आते हैं शॉपिंग बैग्स। मल्टी लेयर पैकेजिंग एक टर्म को कहते हैं कि आपकी कॉम्प्लेक्स जितनी भी फूड की रैपिंग्स है ना, वो आपका लेस का पैकेट है या कोई चिप्स का पैकेट है या आपका कोई दूध का पैकेट है, वो नहीं रिसाइकलिंग में जाता सही से। ओके। आपने देखे होंगे कि जितना अब जो भी थिन फिल्म देखेंगे ना वो कहीं ना कहीं वेस्ट में चली जाती ऐसे ही है। तो मैंने ये देखा यार ये जलता क्यों है, बिकता भी है, इसका सिस्टम क्या चल रहा है ना यहाँ पे। और पाकिस्तान में तो वेस्ट का एक प्रॉपर माफिया भी है। हमने स्टार्ट किया इस पे रिसर्च करना प्रॉपर। वी डिड मेनी सर्वेज, वी विजिटेड ऑल द लैंडफिल्स दैट आर इन इस्लामाबाद। सो वी फिगर्ड आउट कि यार दिस इज़ द प्रॉब्लम, दिस इज़ दिस समथिंग। जैसे हार्ड टू रिसाइकल प्लास्टिक्स, फिल्म्स वाले और शॉपिंग बैग्स, थैलियाँ, ये एक मसला है हमारे लिए। हुकूमत ने इसको बहुत कोशिश की है बैन करने की, वो कोशिश कर भी रहे हैं, बिल्कुल। बट आप इसको नहीं एलिमिनेट कर पा रहे हो अपनी हमारी लाइफ से। तो अब क्या किया जाए? इसको हमने एक नई ज़िंदगी देनी है। वी कॉल इट अ सेकेंड लाइफ टू दिस प्लास्टिक। उसके लिए हमने सोल्यूशन बनाया कि यार इसको अब हमने कन्वर्ट तो करना है। एंड यू कैन सी द प्रोडक्ट जिसके अंदर इसको कन्वर्ट कर रहे हैं। वन इज़ द वॉल क्लैडिंग, द सेकंड वन वाज द प्लांटर। ओके। तो ये वॉल क्लैडिंग जो आप देख रहे हैं जिसको आप टाइल्स के तौर पे फ्लोर पे और वॉल पे लगा सकते हैं। कशफ बैक साइड भी दिखाएं अगर अच्छा, इसकी। बैक साइड सी इट हैज ये ग्रूव्स सो दैट इट कैन फिक्स हो जाती है या ना, फिक्स इट। हाँ। एंड आप इसको इंटरलॉकिंग तरीके से भी लगा सकते हो सो दैट कस्टमर कैन सेव कॉस्ट। Right. तो हमने आइडिया को टाइल्स या प्लांटर्स में कन्वर्ट किया। इट कैन हैव मैनी अदर यूज केसेस, लेकिन फ्रॉम दैट्स द पॉइंट फ्रॉम वेयर वी स्टार्टेड। इसको अच्छा ऐसे स्टाइल को एक्सप्लेन करें कशफ आप कि जो प्लास्टिक कौन सा इस्तेमाल होता है इसके लिए, कौन कौन सा प्लास्टिक, फॉर एग्जांपल क्या कैप्स, बॉटल कैप्स या सिर्फ जो प्लास्टिक के थैले होते हैं, क्या क्या प्लास्टिक इसके लिए इस्तेमाल हो सकता है, कितना प्लास्टिक लगता है एंड इसमें, प्रोसेस बेसिकली पूरा क्या होता है, प्रोसेस किस क्या होता तरीके है? से इसको इसकी बाइंडिंग होती है, किस तरह से ये Okay. बनती है? तो पहले तो हम आते हैं प्लास्टिक के ऊपर। इसके अंदर जाता है शॉपिंग बैग्स, आप कह लो थैलियाँ जितनी भी हैं, ठीक है। मेनली जो ब्लू कलर हम निकालते हैं इसके लिए ब्लू थैले हम लेते हैं। ओके। मतलब आते हैं हमारे पास सेग्रीगेशन हम उसकी कर देते हैं। ठीक है। पहले वेस्ट आता है, हम उसको कलर्स के वाइज सॉर्ट करते हैं ताकि वो हम उसमें यूनिक टचेस दे सकें। ठीक है। उसके बाद जी हम इसके अंदर डालते हैं कंस्ट्रक्शन के कुछ फिलर्स ओके। जो उसके साथ उसको बाइंडिंग करते में जो करते हैं। अब आप देखिए प्लास्टिक यहाँ पे बाइंडर है, क्योंकि हम प्लास्टिक को इस सारे सिस्टम को करते हैं हम मेल्ट। हम मेल्टिंग करते हैं तो प्लास्टिक पिघलता है, ये बाइंडर के तौर पे एक्ट करता है, ठीक है। दूसरे फिलर को जाके एब्जॉर्ब करता है, एडजस्ट करता है उसके साथ। ठीक है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक हीटेड मिक्सचर बन जाता है। जैसे हमारे पास आटा नहीं होता, आटे जैसा हीटेड मिक्सचर होगा वो। ओके। क्रश पार्टिकल्स गर्म होके मेल्ट होके
बिल्कुल मिक्स हो जाते हैं आपस में। ठीक है। उसके बाद वी हैव अ कंप्रेशन मशीन जो उसको जो भी आप उसको शेप Shape देना देंगे चाहते हैं। वो आप उसको शेप दे दोगे। हाँ, ओके। सो दिस इज द Nice. सोल्यूशन। और फिर और अच्छा ये हाँ, जिस तरह से आप बता रही हैं कि ये रिलायबल भी ज़्यादा है, ज़रा इस हवाले से बताएं कि क्या इसको टेस्ट किया गया है, किस किस लेवल पे इसको टेस्ट किया गया है? हाँ, तो हमने इसके 4 प्रोडक्ट्स डिप्लॉय किए हैं विद इन अ ईयर, और रिलायबिलिटी इसकी आती है, इट हैज़ थर्मल इंसुलेशन। ये आपको इट्स अ मीडियम इंसुलेटर। सही। आप जब भी इसको वॉल्स पे लगाओगे इट विल गिव यू सर्टेन 4 to 5 डिग्रीज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस, एंड दैट इज़ अ लॉट। यस। हाँ, वाकई में। हाँ, उसके बाद जी आप दूसरा इसका पॉइंट है कि ये कंक्रीट टाइल्स से मजबूत है। आपकी कंक्रीट की टाइल्स भी लगती होती हैं फॉर फ्लोरिंग, और कभी कभी वॉल क्लैडिंग पे भी स्टोन के अल्टरनेटिव जो हम स्टोन लगाते हैं ना, हर कोई नहीं अफोर्ड करता स्टोन, तो वो कंक्रीट के भी टाइल लगा बिल्कुल, लेते हैं। आ जाती है। इट इज़ 1.5 टाइम्स मोर स्ट्रॉन्गर देन दैट। ओके। It is 20% lighter in weight, so it reduces a lot of transportation cost. Yes. Logistics is a huge issue in Pakistan. बिल्कुल ऐसे ही है। You know, petrol prices, and now there are tariffs, taxes. तो वो उसकी कॉस्टली हो वजह जाती से। है। लेकिन आप बताएं कि अगर यही टाइल है और इसके साथ कंक्रीट की टाइल रखी हुई है, कॉस्ट में क्या फ़र्क है? So the product is at market price along with value addition. हम जो market prices होती हैं उसी पे रहते हैं, but we add value for the customer and we also provide them customization. मतलब for example you have a brand, तो हम आपको ब्रांड थीम्स के टाइल्स देंगे जो आप अपने सेगमेंट्स पे लगाएं, आप आउटडोर उसके लिए ब्रांडिंग करें। अच्छा, लोग करते हैं, मतलब अभी मैं ये हाँ। पूछना भी जरूर चाह रही हूँ क्योंकि हमारे यहाँ मसला ये होता है कि पूरी दुनिया एक आइडिया को अडेप्ट कर चुकी होती है, बड़े प्रैक्टिकल उसका यूज़ हो रहा होता है। हमारे यहाँ क्या होता है कि जी पता नहीं पक्की है कि कच्ची है टाइल, ठीक है, ये हमारे दिमाग में हमारे ट्रस्ट है। इश्यूज बहुत ज़्यादा होते हैं। सो क्या एक्सेप्टेंस आ गई है? ये बहुत सीरियस इशू है। हमने भी 4 डिप्लॉयमेंट्स किए एक साल में, 1 by 1। अब होता ये कि दे हैव द राइट कंसर्न कि यार कभी यूज़ नहीं हुई, कभी चली है, लगेगी, आंधी आ गई तो क्या होगा, बारिश होगी तो क्या होगा। तो उसके लिए फिर हम उनको रिजल्ट्स दिखाते हैं कि ये देखिए इसको 1 साल हो गया है, इसको कुछ भी नहीं हुआ, आप विजिट कर लें, और हमको पिक्चर्स दिखाते हैं। नाउ देन दे बिलीव इन इट, एंड जो आर्किटेक्ट्स हैं दे आर, आप कहें द बेस्ट सपोर्टर्स ऑफ इट, बिकॉज इफ दे बिलीव इन इट तो वो फिर आगे भी। क्लाइंट्स को। अच्छा कश्यप, आपने विजिट किया होगा फॉर श्योर अतातुर्क एवेन्यू, जो कि प्लास्टिक रोड के नाम से भी मशहूर है। उसकी एक साइड जो है, लेफ्ट साइड, जो कि वो सारे प्लास्टिक को यूज़ करके उसको बनाया गया है, वो भी इसी तरह से प्लास्टिक का यूज़ है कि उसकी भी ज़्यादा ड्यूरेबिलिटी की बात हम करते हैं। इट्स अ सेम थिंग? नहीं, काफ़ी लोग हमें इस चीज़ से रिलेट करते हैं। ओके। टाइप्स ऑफ प्लास्टिक डिफरेंट हैं। वो Okay. प्योरली पेट बॉटल्स पे था बिकॉज इट वाज ठीक है। स्पॉन्सर्ड बाय ब्रांड। ठीक है। तो दूसरा ये कि उसको आप वो मेल्ट करके ना हाई टेम्परेचर्स पे लुक बना के डालते हो। ओके। व्हाट डिफरेंशिएट्स अस इज कि हम उसके मेल्टिंग टेम्परेचर से ऊपर नहीं जाते हैं। ओके। 120 डिग्री सेल्सियस से हम ऊपर अपने मटेरियल को नहीं लेके जाते हैं। इट सेव्स कार्बन एमिशन, इट सेव्स अ लॉट ऑफ बर्निंग। तो ये मेन डिफरेंस है। सो डू यू हैव अ मशीन, राइट? जिस Yeah. मशीन, तो वो एक ही मशीन है, उसमें सब प्लास्टिक डालते जा रहे हैं और चीज़ निकलते जा रही है? अनफॉर्चुनेटली नॉट, बिकॉज Okay. मैनुअल सिस्टम है थोड़ा सा। आई ओन अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। उधर हम पहले एक स्टेप पे क्रशिंग करते हैं, दूसरे पे हम उसकी मिक्सिंग मेल्टिंग करते हैं, तीसरे पे हम कंप्रेशर करते हैं। ओके, सो But आपके it पास can be 3 automated. सेटअप्स हैं बेसिकली। क्योंकि हमने कुछ मशीन्स देखी हैं, आई डोंट नो उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है, रील्स में ही देखा होता है कि वो एक मशीन्स होती हैं, या आई डोंट नो, आई डोंट रिमेंबर द कंट्री, जहाँ पे एक मशीन है वहाँ पे पेट बॉटल्स डाल रहे होते हैं और उसमें कोई ना कोई प्रोडक्ट छोटा सा निकल रहा होता है। वो लाइंस, वो पेट बॉटल की लाइंस बन के उससे प्रोडक्ट बनता होगा। Okay. दैट इज द मशीन। लेकिन ये वो वाला ये सेटअप वो सेटअप नहीं है, इसमें आपको मैनुअली करना पड़ता है। इसमें पहले क्रशिंग हो रही है, फिर मेल्टिंग हो रही है, फिर मोल्डिंग हो रही है। हाँ। ओके, तो आप लोग क्या कचरे से मतलब वहीं से सिर्फ सोर्स कर रहे हैं, या कि आप लोगों में अवेयरनेस के पर्सपेक्टिव से काम भी करें कि अच्छा वो पहुंचाएं अपना प्लास्टिक वेस्ट आप तक? हमारे पास अभी जो वेंडर्स हैं वो ज़्यादातर हैं वेस्ट मैनेजमेंट के लोग जो ऑलरेडी वेस्ट को कलेक्ट करते हैं। ठीक है। सो पाकिस्तान में बड़ा मज़े का सिस्टम है। वेस्ट कलेक्शन और मैनेजमेंट कोई और करता है, रिसाइकलिंग कोई और करता है। Okay. मैनेजमेंट वाला अपना वेस्ट को सेग्रीगेट करेगा और रिसाइकलर को बेचेगा। वो जितने हाई प्राइसेस पे बेच सकता है वो बेचेगा। अच्छा। अब वेस्ट मैनेजमेंट एक गोदाम टाइप होता है जहाँ आप वो कर रहे हो सेग्रीगेशन। उनके पास एक टाइप बचती है जो किसी को वो बेच नहीं सकते हैं, वो हम उनसे उठाते हैं।
पहला हमारे पास वेस्ट की ये स्ट्रीम है, दूसरी वी हैव पार्टनर्ड विद बिग यूनिवर्सिटीज Okay. जिनसे हम वहाँ पे सेग्रीगेशन यूनिट लगा के वेस्ट आप उठा खुद रहे लगा हैं। देते हैं? हाँ, हमने सेग्रीगेशन यूनिट उनको लगा के देना है Okay. और वहाँ से फिर वेस्ट उठाना है। सेकंड, नंबर थर्ड पे हम आएंगे हाउस होल्ड्स पे कि यार आप हमें इतने नंबर ऑफ बैग्स दो पर मंथ या पर वीक और हम आपको इन रिटर्न प्लांटर्स दे देंगे, बिकॉज प्लांटर इज समथिंग दे कैन कीप इन देयर हाउसेज। एक टाइल का वो कुछ नहीं कर सकते, सो दैट इज अ कमोडिटी। एग्जैक्टली, और जैसे प्लांटर्स के भी देखिए कितने जबरदस्त स्टाइल्स हमने और कुछ तस्वीरें पिक्चर्स, दिखाई वो हैं, हम हाँ। पिक्चर्स भी साथ साथ दिखा रहे थे कि कितनी खूबसूरती से वो बनाई गई। जी, अच्छा, मैं ये भी पूछना चाह रहा था आपसे कि इसमें ज़ाहिर है जो सोसाइटीज़ होती हैं उनके साथ जो कोलैबोरेशन हो सकते हैं। अब तो ज़ाहिर है सोसाइटीज़ का अपना एक पूरा सिस्टम होता है वेस्ट कलेक्शन का, अगर वही आपसे कोलैबोरेट करें, वो सेग्रीगेशन के बाद आप तक वेस्ट पहुंचा दें, प्लास्टिक वेस्ट, तो आई थिंक ये ज़्यादा आसान हो जाएगा कि ज़ाहिर उन्हें डंप तो करना है ना कहीं ना कहीं। उनके Yes, लिए भी आसान हो exactly. जाएगा ना। हाँ, इस पे कुछ कोलैबोरेशंस चल रही हैं बिकॉज मॉडल इज फीजिबल नाउ। वी हैव डन आवर प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट विद आवर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, और वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट किसी भी सोसाइटी के लिए लगा सकते हैं और हम डेली टन्स ऑफ प्लास्टिक वेस्ट रिसाइकिल कर सकते हैं। ओके, क्या मुस्तकबिल में पूरा पूरा घर तो नहीं इस प्लास्टिक का बन जाएगा? हाँ, डेकोरेशन टाइप में सारा कुछ बनेगा इससे। हम अभी ब्रिक्स पे नहीं है, बट इन फ्यूचर वी विल बी ऑन लेकिन ब्रिक्स। पाकिस्तान bricks बनी है ना? इंटरनेशनली अगर देखा जाए तो हमने काफ़ी कुछ केसेस, कुछ ऐसी एग्जांपल्स हमने शेयर की थी कि जहाँ पर प्लास्टिक से घर लोगों ने बल्कि बनाए हुए हैं। मैं वही पाकिस्तान कहती में हूँ कि एक रिलायबल। स्टूडेंट था, अब मुझे नाम याद नहीं है उसका, बट आई थिंक कोई 1.5-2 साल पुरानी बात है ये। हमने इकट्ठे उस पर सेगमेंट हमने भी एक किया segment था भी किया था, कि वो exactly. प्लास्टिक को इसी तरह से आपने टाइल बनाई और उन्होंने ईंट बनाई थी, तो वो ज़ाहिर है जब ब्रिक्स आप बनाते तो फिर ब्रिक से दीवार तो बन कुछ गई। बड़ी अच्छी एग्जांपल्स में, तो मैं वही बात कर रही हूँ कि हमारे यहाँ मसला ये हो जाता है, सिर्फ हमारे एक्सेप्टेंस का हमारा बड़ा मसला है जी, कि पता नहीं क्या होगा। और आप मजबूत लोगों होगा के लिए नहीं भी होगा। एग्जैक्टली, आई एम श्योर आप लोगों के लिए भी सबसे बड़ा चैलेंज ये होगा कि लोगों को इस तरफ लेके आए, जो रुझान हो तो उसके बाद आगे। अच्छा, थोड़ा सा बिल्कुल। कॉस्ट पे भी बात कीजिएगा कि कितना महंगा, मतलब अगर एक प्लास्टिक की ये ब्रिक लाई जाए और दूसरी अगर हो तो क्या फ़र्क होगा? कॉस्ट फ्रेंडली है, पॉकेट फ्रेंडली है? हाँ, मैं आपको बता रही हूँ बिल्कुल मार्केट रेट्स पे। अगर अभी रेट ऊपर नीचे होते रहते हैं, अगर हम एग्जांपल ले लें कि आपका 1 स्क्वायर फीट 200 का है, तो वी हैव द मार्केट प्राइस ऑफ 200 रुपीज। तो कंपैरेटिव रेट्स ही हैं। ड्यूरेबिलिटी कैसी है? ये तो नहीं कि बारिश या वेदर, आजकल तो खैर ओले भी तबाह कर देते हैं सब कुछ, तो इसका क्या है? नहीं नहीं नहीं, सो वी हैव डन स्मैश टेस्ट ना अपने Okay. प्रोडक्ट के ऊपर। अच्छा। ऊपर से गिराओ, नीचे गिराओ, लाइक वी हैव डन लाइक 15 to 18 टाइम्स, बट द प्रोडक्ट डिडंट ब्रेक। स्क्रैचेस और वो आई डेंट्स वगैरह, Okay. बट द प्रोडक्ट इज नॉट टूटा गोइंग नहीं टू है। ब्रेक। एंड ये हमारे प्लेटफॉर्म पे भी हैं इस तरह की वीडियोस वगैरह, तो हम ये ड्यूरेबिलिटी दिखाते रहते हैं। So भाई, देखिए, ये बड़ी एस्थेटिकली अच्छी भी बहुत बात अच्छा है ना, नॉट जस्ट ड्यूरेबिलिटी। एंड देन कलर्स और किस तरीके से उसको प्लान किया जा रहा था। बट आई एम सो हैप्पी कि लड़कियां भी हमारी आ रही हैं अब इस फील्ड में जी, ये बड़ी अच्छी बात है कि इस फील्ड में क्या, हम हर फील्ड में देख रहे होते हैं, बट वही वाली बात है कि किस तरह से आप अपने माहौल के बारे में भी सोचना है। आप अपना देखिए आप अपना गोल सेट कर सकते हैं ज़िंदगी में, अपना इंटरेस्ट ले सकते हैं, एट द सेम टाइम आप उस गोल को अचीव कर सकते हैं। लेकिन हमेशा हम क्या बात करते हैं कि कोई ना कोई कॉज उसके साथ अटैच ज़रूर कर दें। पैसा बाय प्रोडक्ट है, ठीक है, मिल जाता है, इनिशिएटिव है, आपने दिल से काम करना होता है। जो दिल से काम आप लोग भी करें, विश यू गुड लक। बहुत बेहतरीन आपका काम है कशफ, आपको और आपकी टीम को बहुत बहुत। और आई रियली विश के मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़, हाउसिंग सोसाइटीज़, जिस लेवल पे वेस्ट ज़्यादा है वो कोलैबोरेशन करें। बहुत ज़रूरी है कि वो वेस्ट इन तक पहुँचे ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स बना सकें, वो प्रोडक्ट्स मार्केट में आ सकें। एंड देन कशफ जैसे और बहुत से लोग ऐसे यूनिट्स लगा सकें मुख्तलिफ शहरों में, ताकि हम इस वेस्ट का जो मसला है इसको कम कर सकें, बिकॉज दैट्स योर कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड्स मिटिगेटिंग क्लाइमेट चेंज, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कि बड़ा इशू है पाकिस्तान का। कशफ, थैंक यू वंस अगेन फॉर जॉइनिंग अस टुडे। नाज़रीन, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा इस प्रोग्राम से मुताल्लिक, कोई सवाल हो तो वो भी हमें कीजिएगा, हम आपके सवाल भी इनकॉर्पोरेट करेंगे आगे आने वाले शोज़ में। आपने बहुत सा ख्याल रखें। हैव अ ग्रेट डे अहेड। अल्लाह हाफिज़।